नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसमें आपको मजा नहीं आएगा, चटकारे नहीं ले पाएंगे। टेलीविजन अखबार पर तो ये खबरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर हैं, एक इंजीनियर हैं जो लगातार संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हुआ क्या है, देश में सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में से एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां अब ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के बच्चे जब जाएंगे तो उनके लिए लगभग दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। आज एक प्रोटेस्ट भी हुआ है ऑनलाइन एग्जाम को लेकर के। तो कोरोना के बहाने कई सारे खेल चल रहे हैं। सबसे बड़ा खेल है कॉर्पोराइजेशन का, निजीकरण हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है। दूसरा खेल चल रहा है कि ओबीसी का आरक्षण खत्म हो रहा है। एक ऐसा शख्स जो अपने आप को ओबीसी कहता है, प्रधानमंत्री चुनाव में कैंपेन करता है, वोट भी लेता है। तो क्या ओबीसी के आरक्षण को अब लगभग खत्म मान लिया जाए? चूंकि उसका जो फी है, अगर आपको अभी पीएचडी दाखिले का प्रोस्पेक्टस निकला है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 700 रुपए में प्रोस्पेक्टस खरीदना पड़ेगा, जितना जनरल कैटेगरी के लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है। और उससे भी बड़ी बात ये साफ है कि अगर आप ओबीसी में अप्लाई करते हैं तो आपको ओबीसी में ही जगह मिलेगी। मतलब 60% संख्या के लिए सिर्फ 27 सीटें होंगी, और वो भी आपको वाइवा में नंबर मिलेगा कि नहीं, इसी पर बात करेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है वो कैसे सोच रहे हैं। सुधांशु सर है मेरे साथ, वो डूटा में भी रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, और अभी काउंसिल में भी वो हैं। सर, सुधांशु सर, क्या लग रहा है अब लगभग मान लिया जाए कि ओबीसी आरक्षण खत्म है और लोग खुश रहे, अपने अपने घर में रहे, हमारे नेता हो चाहे हमारे इंटेलेक्चुअल हो चाहे हमारे पढ़े लिखे लोग हो? देखिए, ये एक बड़ी विडंबना है कि ओबीसी रिजर्वेशन का बेसिकली अगर आप देखिएगा ना, तो पूरी आयु अगर हम निकालें, खास करके हम लोग चूंकि आज उच्च शिक्षा के ऊपर बात करने बैठे हैं, तो कुल मिला के 10 साल भी नहीं हुआ। 2007-8 में 7 के 21 मार्च 2007 को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में लागू हुआ था, और 8 और 9 में लगभग मतलब 3 साल लगा उसको, जो है 27% जो यूपीए 1 के टाइम पे लागू हुआ। तो आप लीजिए 2020 में हम बैठे हैं और ये एक तरह से उल्टी गिनती हो गई, मतलब रिवर्स गियर ले लिया है ओबीसी रिजर्वेशन में। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि जब इसका तुलनात्मक आप अध्ययन करें, जब से पिछले साल ईडब्ल्यूएस आया है और उससे जब आप जोड़ के देखेंगे तो बहुत साफ दिख रहा है विश्वविद्यालयों के अंदर कि कैसे जो लोग बैठे हैं सत्ता में और जो प्रशासक बने हुए हैं, उनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से जातीय उससे भरा हुआ है। और वो लगातार ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर चोट करते हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसको भरमाने की कोशिश करते हैं, उसमें खेल करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि कैसे ओबीसी के लोगों को आने से रोका जाए। आपको मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का ही बता दूं, 2007 में जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिजर्वेशन लागू हुआ है, तो 2007 से लेकर 2020 13 साल में लगभग लगभग नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई। तो आप मान लीजिए रिजर्वेशन दे दिया और अपॉइंटमेंट नहीं किया, तो वो रिजर्वेशन का क्या मतलब रह गया। आज लगभग नहीं भी कुछ तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 5,500 सीट है, एडहॉक टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अगर ये अपॉइंटमेंट या ये 5,500 की संख्या 2007 से पहले तो नहीं थी ना। 2007 से पहले 200-300 एडहॉक होते थे। 2007 के बाद आखिर ऐसा क्या हो गया कि विश्वविद्यालय में बैठे हुए अधिकारियों को अपॉइंटमेंट करने में दिक्कत होने लगी। तो बेसिक्स तो यही है कि एससी एसटी ओबीसी और खास करके ओबीसी रिजर्वेशन की लड़ाई हो गई। ओबीसी के लिए लोग अब ओबीसी को देना पड़ेगा, ओबीसी के लोग सिस्टम में इंटर करेंगे, और जब सिस्टम में इंटर करेंगे तो वो अपना हक लेके आगे बढ़ेंगे, इसलिए ये सारा शुरू हो गया। अभी नहीं, एडमिशन मुझे में ये बताइए ना कि ओबीसी के जो लोग, कुछ आप लक्ष्मण यादव सुधांशु को छोड़ दें, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, मैं खुद ओबीसी, मेरे गांव के जो ओबीसी बच्चे हैं जो इंटर पास है, ग्रेजुएशन पास है, हम सब लोग उसी तरह से पास होते होते कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आए थे। हायर एजुकेशन में आपकी रिच नहीं है, और जो लोग आए हैं उनको जाने नहीं दिया जाएगा। तो आपका रिप्रेजेंटेटिव भी इतना नहीं है, बात करने वाला भी कोई नहीं है। इतना अवेयरनेस की कमी क्यों दिख रही है? अगर शेड्यूल ट्राइब का आंदोलन देखो तो ज्यादा मजबूत है। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये बातें तो मैं लगातार इस बात को स्वीकारता भी और कहता हूँ। देखिए, ओबीसी के साथ दिक्कत क्या हो गई है, एक तो मतलब आप अगर स्थिर से इसको देखेंगे कि ओबीसी में जो शामिल जातियां हैं, उनमें से काफी ऐसी जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन से तो मतलब रहता है, लेकिन उसके बाद एक जो फीलिंग होती है कि हम लोग एक तरह की जमात के लोग हैं, वो फीलिंग है ही नहीं।
सबको अपनी जातीय पहचान से की चिंता ज्यादा है कि मैं एक जाति का हूं तो मेरा वो महत्वपूर्ण है, मैं दूसरे जाति का हूं तो मेरा वो महत्वपूर्ण है। इन सारी जातियों का एक साझा हित है, ये चीज अभी तक नहीं आया तो है। अब और लगभग तय हो गया है कि ओबीसी के लोग आपके तरह व्हाइट कॉलर जॉब मतलब प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर अब नहीं बन पाएंगे। जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसमें कोई कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक मुद्दा नहीं है, नीट वाला आपके सामने है, हम सब लोग नीट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सुमन सर 2 मिनट दीजिए, बहुत सीरियस बहस है हमारे साथ। सुनील हाँ नहीं, कुमार सुन सुमन रहा रहे हैं, हूँ। जो पत्रकारिता में भी रहे हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत देखा है नजदीक से और ओबीसी आंदोलन को भी देखा है, इसलिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आऊंगा तुरंत। तो क्या मान लिया जाए कि अब ओबीसी की भागीदारी लगभग खत्म है ओबीसी प्रधानमंत्री के समय? ओबीसी की भागीदारी लगातार खत्म। आप देखिए, एक जगह नहीं है ना, आप लगातार अटैक कर रहे हैं। एक तो ये है कि रिजर्वेशन दिया नहीं गया है बहुत जगहों पर, जहां दिया गया है वहां पर बाधा खड़ी की जा रही है, यूनिवर्सिटी के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर। अभी अब क्रीमी लेयर का नया कॉन्सेप्ट है जो सबके सामने आने वाला है, जो ऑलमोस्ट फाइनलाइज है। हम लोगों ने ओबीसी कमीशन के मेंबर से लगातार बात करी है, वहां रिप्रेजेंटेशन दिया है। और वो लोग इवन देन जो पार्लियामेंट्री फोरम, ओबीसी पार्लियामेंट्री फोरम चेयरमैन है, उनसे आप बात करके देखिए, वो लोग हाथ खड़ा करती हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो ये प्लान शर्मा कमेटी जिसने 12 लाख रुपया जो क्रीमी लेयर का रिकमेंडेशन करा है, तो वो क्या है, ऑलमोस्ट ईडब्ल्यूएस के बराबर कर देगा। जब ईडब्ल्यूएस के बराबर कर देगा तो आरक्षण तो आर्थिक आधार पे हो गया ना। आज ओबीसी को बोलेगा 12 लाख रुपया रहेगा और ईडब्ल्यूएस वालों का 8 लाख रहेगा। 2-3 साल के बाद बोलेगा जी दोनों का आर्थिक आधार पे आरक्षण है तो आर्थिक पे कर देते हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को एक कर देते हैं। लक्ष्मण जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का दरवाजा बंद है पीएचडी में, कम से कम ओबीसी के लिए अभी जो स्थिति बन रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और मसला ये है कि मेरे सामने श्याम नारायण यादव जी ने जो 15 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें प्रोफेसर में 3.47% एससी के प्रोफेसर हैं, एसटी के 0.7% है और ओबीसी के 0 प्रोफेसर। बहुत बढ़िया। एसोसिएट प्रोफेसर जेएनयू में भी यही हालत है। बिल्कुल 4 ये 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी को मिला करके इन्होंने आंकड़ा बनाया था। और एसोसिएट प्रोफेसर में प्रोफेसर है मात्र एक ओबीसी प्रोफेसर है डीयू में मात्र एक। और उनको भी हेड बनने के लिए 3 महीना जो है चप्पल घिसना पड़ा। हम लोग बहुत भाग दौड़ किए तो 3 महीने बाद हेड बना। अच्छा, हम लोग कावड़ में तो नंबर 1 है ना, कावड़ ढो रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, वहां हम लोग खुश हैं। यही तो सच्चाई है ना कि हम अपना हक ही नहीं समझ पा रहे। मुश्किल हमारी वहीं पे है कि हमको कहाँ रहना चाहिए, कहाँ लड़ना चाहिए, किस मुद्दे पे आके जुड़ना चाहिए, हमें हमारे अच्छा, आप लोग तो लक्ष्मण जी, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने सुना है हमारे जो ओबीसी के जो बच्चे ग्रेजुएशन स्तर पे हैं, उनको लगता है कि रिजर्वेशन ही गलत चीज है। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में जो आरक्षण का गया उसमें एससी एसटी का आरक्षण तो एक बार की कबूल कर लिया है कि इनके साथ अछूत होने का भेदभाव किया गया है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण दरअसल इस देश ने कभी कबूला है। और यह मानसिकता भर दी गई अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में कि तुम लोग तो अछूत हो नहीं, तो उन जातियों को यह भ्रम बना दिया गया कि तुम तो क्षत्रिय हो, तुम मतलब शूद्र में नहीं आते। इसलिए धर्म बचाने की ठेकेदारी से लेकर के दंगों में मरने और मारने तक की जिम्मेदारी अन्य पिछड़े वर्ग के ऊपर सांस्कृतिक तौर पर डाली गई। पिछड़ा वर्ग आज भी इस बात से हमेशा अपने को ये समझ से बाहर रखता है कि उसका जो हकमारी हुई है वो जाति के नाम पर हुई है। यानी जितने उर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा, जितने भी जातियों के लोग हैं, जिनकी संख्या, लक्ष्मण जी, इतनी भी समझ नहीं है ओबीसी के बच्चों को कि हमको ठेला चलाने से, सब्जी बेचने से, गाय पालने से, वो भी खराब काम नहीं है, हमारे बाप दादा वही करते आए हैं, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर भी बनना जरूरी है, ये समझ में नहीं आ रही उनको। पीएचडी करना ये समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस देश में अगर इन सारे पदों से कोई वंचित तबका है तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि इस तबके में आज भी डॉक्टर, इंजीनियर या जो जिसको लेकर के इंदिरा साहनी जजमेंट में आरोप लगा था ना मंडल कमीशन के ऊपर कि जाति के आधार पर वंचना का ये जो कसौटी बनाई गई है गलत है, तो इसी बात को पूरे अन्य पिछड़े वर्ग पर भर दिया गया
कि आप तो कृषक कामगार जातियां हैं, आपके ये पेशे हैं, और पूंजीवाद आने की वजह से 90 के बाद नई उदारवादी नीतियां आने की वजह से वे सारे पुश्तैनी पेशे बर्बाद हो गए जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग करते थे। तो जहां उनकी काबिलियत जा सकती थी वहां ब्राह्मणवादी वर्चस्व है, इसलिए देश चलाने वाले संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लोग नहीं जा पाए। अब आप जो कह रहे हैं ना, कांवड़ ढूंढना और धर्म की गिरफ्त में, इससे उबारने की जिम्मेदारी किसकी थी? वह जो बौद्धिक विमर्श खड़ा होता है, वो बौद्धिक विमर्श भी अन्य पिछड़े वर्ग में नहीं आया। वो अन्य पिछड़ा वर्ग आज अम्बेडकर को अपना, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों ने फुले पेरियार को नहीं पढ़ा, लोहिया को नहीं पढ़ा, इसलिए सांस्कृतिक चेतना आई ही नहीं। तो देश जहां से चलता है वहां वो है ही नहीं, और इस बात को समझाया ही नहीं गया। नहीं तो अम्बेडकर कहते थे ना कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो सारी बेड़ियां तोड़ लेगा। ओबीसी वर्ग ऐसा है जिसको एक बहुत बड़े तबके को अभी ये पता ही नहीं है कि वो किस तरह से जातिगत तौर पे गुलाम है, ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग नहीं है, मीडिया में उनके लोग नहीं है। और हम लोग तो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हो, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों में यह मान्यता भरी गई है कि आप आरक्षण लेकर के कमजोर को दिखना चाहते हैं, आप तो सक्षम है। लेकिन यह जो एक ऐसा 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 दौर है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो कबूल कर लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण उस तबके के लिए भीख नहीं होगा, बैसाखी नहीं होगा, जिसने पूरी आजादी के विमर्श में और आजादी के बाद के 70 साल के विमर्श में केवल आरक्षण को गालियां देकर भीख का, बैसाखी का। आज उसका 10% हिस्सा, कुल आबादी 15% सवर्ण तबके की, और उसमें से 10% हिस्सा वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नाम पर लिए बैठे हैं। पूरा विमर्श बदल गया। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी आज 55% ज्यादा होगी, वो लोग अपना विमर्श खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा हमारी अन्य पिछड़े वर्ग की होगी। सुमन सर, क्या लग रहा है हमारे नेता भी फेल हो गए हैं? मतलब कोई किसी को चिंता नहीं है, अब सब कुछ बेचने, मतलब सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब हम लोग फिर से वही कोई मतलब वही हमें बांट दिया जाएगा, कोई कपड़ा साफ करेगा, कोई खेती करेगा, कोई से मतलब शूद्र मतलब सेवा कीजिए। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए अब आपके लिए जगह नहीं मिलेगी। देखिए, हमारा जो मानना है कि जो नेता लोग, जब से ये सोशल मीडिया का जो दौर आया है, जैसे एक बार कहा था लेनिन के टाइम में, बोला जाता था, मार्क्स की बात हम कर रहे हैं कि जब कोई भी क्रांति इसलिए दब जाती है कि जब आपका एक्सप्रेशन का पावर कहीं ना कहीं उसको निकलने के लिए एक सिस्टम डेवलप हो जाता है। तो जो एग्रेशन हम लोग में है या बौद्धिक विचार विमर्श जो हो रहा है, इसको एक प्लेस मिल जाता है। आपको जो आप में जो दबाव महसूस कर रहे हैं इस इश्यूज को लेकर, लक्ष्मण जी कर रहे हैं, सुधांशु जी कर रहे हैं, तो एक दबाव की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आप, जैसे हम लोग अपना एक वेनियर कर लिया, अपना फ्रस्ट्रेशन आपसे शेयर कर लिया, ये हमारा भड़ास जब निकल जाता है तो हम उस चीज से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो अभी आज के दौर में, क्योंकि राजनीति से मैं जुड़ा रहा हूँ, 5 साल से एक पार्टी को बड़े क्लोज से देख रहा हूँ, या पूरी राजनीतिक पार्टियों को देख रहा हूँ, इसमें मुझे यही महसूस हुआ कि कोई भी पार्टी का ओबीसी का लीडर्स आज सब दंतहीन हो गए हैं। वो कोई भी नेता हो, क्योंकि एक ट्विटर ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, हमेशा ट्वीट कर देते हैं, कहीं से पूरा उसको, उस मूवमेंट को एक चलाया जो जाना चाहिए वो चल नहीं रहा। हम लोग तो लगातार जुड़े हुए हैं, जो रोस्टर का फॉर्मूला था, जो 13 पॉइंट रोस्टर फॉर्मूला था, उसपे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र मतलब पूरे लोग जुटकर एक दिल्ली में हम लोगों ने प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उसका भी इम्पैक्ट नहीं मानता। कस्टमरी जो चीज होती है ना कि आज हमको करना, ये इशू लगातार इस पे काम करने की जरूरत है। ये इशू कस्टमरी हो गया। आज हमको, जैसे आज ओबीसी के आरक्षण की जो बात है, तो ओबीसी से पैसे लेने की बात है, तो ऐसी जगहों पे आदमी कर क्या रहा है कि अपना कस्टम एक निभा दिया, आज हमारा इशू थोड़ा सा खत्म हो गया, उसके बाद हम आराम से घर चले। तो हम सब लोग जिम्मेदार हैं जो हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ओबीसी महेंद्र लोधी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश में। आज की डेट में अगर मैं सोशल मीडिया के हिसाब से देखूं तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर भी ये काम कर रहे हैं और सड़क पर भी उतर रहे हैं। महेंद्र, क्या लग रहा है, कितनी जागरूकता फैला पाए हैं आप लोग, और क्या आप लोगों को विधानसभा संसद में जाने के बाद ही कोई रास्ता दिख रहा है?
सर ऐसा नहीं है। अभी 15 तारीख को, जैसा कि आपको मैं पहले भी अवगत करा चुका हूँ, 15 तारीख को पूरे 10 राज्यों में, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, 10 राज्यों में 374 लगभग ज्ञापन दिए गए, जो हमारे ओबीसी के जो बिंदु है, जैसे जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी तय होना चाहिए, जो प्रोफेसर की बात कर रही है, सारी चीजें। तो ये बात इसलिए क्योंकि सुमन सर ने बोला था अभी कि सोशल मीडिया पे भी आप सोचिए कि ओबीसी खुद जब इतना खड़ा हो गया है, सड़कों पे आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जो हमारे सोशलिस्ट हैं, उन्होंने ये खबर नहीं चलाई। सर आपने तो चलाई, मैं मानता हूँ, आपने काफी इस पे वो करा, लेकिन जब इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो रहा है ओबीसी के लिए, क्योंकि ये सर बिल्कुल सही बोला, सुधांशु सर ने ही बोला, यादव सर ने ही बोला कि लोग इस बात को पहले से ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा हक क्या है, हमारा संवैधानिक हक क्या है। हमको 370 तो मालूम था हमारे समाज को, लेकिन 340 मालूम नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो भी नेता बन रहा है वो बीजेपी और कांग्रेस की गुलामी करने के लिए पहले नंबर तैयार हो जाता है, दिख जाता है, तो ये मूवमेंट को ही बेच देते हैं। कई आप देखो मध्य प्रदेश में बरैया जैसे व्यक्ति, गलत मत समझना, मैं उनको अच्छा मानता हूँ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जाके विचारधारा बेच दिए। भले हम कह रहे थे अपने अलग कुछ करते, लेकिन बिक तो गए। तो ओबीसी का जो खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े जो सोशलिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मूवमेंट ये आपको वजह क्या लगती है? 370 तो जानता है, कश्मीर जानता है, हिंदू मुस्लिम जानता है ओबीसी, लेकिन ये 340 नहीं जानता। इसकी क्या आपको क्या वजह लग रही है? क्योंकि आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इसलिए ये मैं बता रहा ना सर, ये वजह इसलिए है कि जो आरएसएस है उसकी शाखाएं 5-5 साल के बच्चों को सुबह से दी जा रही है और हमारे व्यक्ति उसमें जा रहे हैं। लेकिन अब वहां बात क्या होती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, है ना, और ये 370 और ये तमाम प्रकार की जो ग्राउंड पे जो लड़ाई खड़ी करना है, मतलब तो उसके लिए तो बताया जा रहा है, लेकिन 340 के लिए आज तक आरएसएस ने या किसी और अन्य संगठन ने नहीं बताया। अब जब हम लोग जागे हैं, ऐसा नहीं है, समाज जाग रहा है सर। और जो आप कह रहे हो, मैं वही कह रहा हूँ कि आज की स्थिति में समाज बहुत तेजी से जाग रहा है सर। कम से कम डेली इस मूवमेंट में हजारों लोग जुड़ रहे हैं, और आपको भी प्रसन्नता की बात बता रहा हूँ कि आज भी कम से कम 10 जगह बैठक हो रही है मध्य प्रदेश के अंदर। सुमन सर, क्या लग रहा है आपको कि ये कैसा समाज है जो अपनी तरक्की नहीं चाहता है, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक नहीं बनना चाहता है? और इसकी क्या वजह देखते हैं? एक साइकोलॉजिकल वजह है, धार्मिक वजह है? अब बताइए। वो कह रहे हैं कि हम 370 जानते हैं, 340 सही बात है। हम, मेरे गांव का एक लड़का है, वो मुझे दिन रात गाली देता रहता है और मुझे बामी कहता है, जबकि वो 10 साल की नौकरी करता है। मैं उसे कहता हूँ कि तुम भी मेरी तरफ पत्रकारिता करो, तुम ज्यादा बेहतर जिंदगी जियोगे। तो ये कैसे साइकोलॉजी है कि हमारे क्या इसके लिए सिर्फ हमारे पास टेलीविजन अखबार नहीं इसलिए हो रहा है, या हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे जैसे लोग, वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं? हमारा जो मानना है ये पूरे प्रकरण में, जो एक तो साइकोलॉजिकली जो जाति की जो समस्या, जैसे लक्ष्मण जी ने बोला था कि एक जो अपने को ऊपर दिखाने की जो ये है, और एक जो जैसे इन्होंने लक्ष्मण जी ने बोला था कि भाई अम्बेडकरवादी वाला जो स्थिति है, ये दो वर्ग, ये टोटल मूवमेंट दो वर्ग में बट गया। एससी एसटी और ओबीसी की जो बात हम लोग करते हैं, आरक्षण तो तीनों को लेना है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से दूसरे तरीके से सोचने लगा। ये मीडियम वर्ग था, अपर कास्ट से क्लोज था, जहां जहां लोग मिलते थे तो इनके साथ जुड़ना होता था। तो ये वो अपर कास्ट हमेशा से इनको ये एहसास दिलाते रहा कि भाई तुम मेरे हो, लेकिन और मेरे इसलिए मतलब मेरे फोकट में मेरे हो आप। हाँ, मैंने फोकट, आपको कुछ देंगे नहीं, अरे खाने के लिए, आपसे सब्जी लेने के लिए, आपसे दही लेने के लिए, आपसे मार करवाने के लिए, लाठी डंडा देने के लिए, आप चढ़ाने के लिए कि देखो खून मेरे ही। आज भी कुशवाहा की बात हो, यादव की बात हो, सब में ये बताया, जैसे कृष्ण जी की बात आती है, धार्मिक आधार पे आई है, ठीक है, सम्राट अशोक की बात आती है, हर जगह यही बताया जाता है कि आप में वो गुण है, क्षत्रिय हो, आप इस देश पे राज की हो, तो आपका जो जाति है या आपके जो प्राइड है उससे जोड़ा जाता है। अच्छा, मतलब आप राज किए हो, लेकिन अब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा नहीं सकते, नहीं बन सकते हो। नहीं, बेसिक आरक्षण का कॉन्सेप्ट जो लाया गया है, जिस तरह से, जैसे लक्ष्मण जी बोले कि मंडल कमीशन को कितने लोगों ने पढ़ा, मंडल के सिफारिशों को कितने लोगों ने पढ़ा, तो मेन बात है कि पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। जैसे एक सोशल सांस्कृतिक मूवमेंट की बात,
ओबीसी के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा कि इस कम्युनिटी के साथ एक सांस्कृतिक मूवमेंट नहीं चला। सांस्कृतिक मूवमेंट मीन्स जिसमें हम लोग कल्चर, धार्मिक और तीनों चीजों को कल्चर करके बताया जाता है। जैसे कि कथा वाचन होता है, जैसे जो देख रहे हैं कि एससी वर्ग में ये शुरू हो गया, बुद्ध को लेकर ही कथा वाचन होता है, या एक कम्युनिटी या मुस्लिमों में है तो उन लोग अपनी बातों को पहुंचाने के। ओबीसी में ऐसा स्ट्रक्चर कोई फॉर्मूला नहीं है कि जो कोई भी आदमी बैठकर और इसके हितों की एक धार्मिक आयोजन करके ही, और कोई अपनी बातों को एडवोकेसी के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म नहीं है, मीडिया नहीं है, मीडिया नहीं है। मैंने जो समाज के बीच में जाकर काम करने वाली बात है कि जहाँ पे लोग आते हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी का है या एससी कम्युनिटी का है, जो एसटी कम्युनिटी का, उनका एक स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बना है। चाहे अपर कास्ट सुमन जी कैसे समझाया जाए? मैं मान लो मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैं कैसे, मैं तो रात दिन फेसबुक पर लिख रहा हूँ, ट्विटर पर लिख रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, क्या मतलब जो ये टूल है, सोशल मीडिया टूल है, उसे जा रहा हूँ, जगह जगह बात भी करता हूँ, भाषण भी देने लगता हूँ आजकल तो। लेकिन क्या लग रहा है जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, कम से कम अब तो सब स्कूल कॉलेज जा ही रहे हैं बच्चे, वो क्या देखिए कि वो चीजें नहीं समझ पा रहे हैं। इसमें जितने ओबीसी की जातियां हैं, उसमें सब जातियों में महान पुरुष हुए हैं। इसमें कहीं से दो मत नहीं है, कहीं से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? विद इन ओबीसी कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है। जो तथाकथित जो समाज को रन कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि ये महापुरुष जो हैं, उनपे ये लोग एक मत हो गए। आप ज्यादा पढ़ लिख लिए, हम ज्यादा पढ़ लिख लिए, तो हम सारी चीजें भूल जाएंगे। लेकिन एक जिसका लोअर, जो आज का बच्चा 10th के बाद पढ़ना लिखना नहीं चाहता, जो कांवड़ उठाने की बात कर रहे हैं आप, जो दिन भर धार्मिक आयोजन में जो आज जय श्री राम का नारा लगाने में उसको ज्यादा मजा आता है, तलवार उसको बांटा जाता है तो उसको लेकर उस पे प्राइड महसूस करता है। बिहार जैसे जगहों पे हम लोग अपने दौर का जब याद करते हैं कि जब घूमते थे, अब उस टाइम पढ़ाई लिखाई की बात होती है। आज का बच्चा आज मोटरसाइकिल पे बांधता है वो अपना, और तलवार उसको बांटा जाता है, उसको लेकर उसको प्राइड होता है। और वो अपने को मेरे स्कूल में भी लिखा जाता था, कसम खाते हैं राम मंदिर नहीं बनाएंगे। तो वही करें कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं इस देश में, और जिस तरह की पौध तैयार की जा रही है, जब अज्ञानियों का, मूर्खों का बनाया जाएगा, तभी ना इस तरह के शासक जो है आज फ्लोरिश हो रहे हैं। सारी चीजों को सुधांशु जी आप पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन स्तर पे, क्या ये बातें समझ में आने लगती है? या आप पीएचडी करेंगे नहीं तो समझ, आप लक्ष्मण यादव या सुधांशु या सुमन या महेंद्र लोधी, आप प्रोफेसर हैं, लक्ष्मण यादव, सुधांशु जी प्रोफेसर हैं, लोधी जी इंजीनियर हैं, सुमन साहब पत्रकार रहे हैं, बड़े पत्रकार, अभी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ काम करते थे। तो क्या लग रहा है, जब तक आप सिस्टम में, आपको तो आने ही नहीं दिया जा रहा है, मैट्रिक नॉन मैट्रिक, आपको मैट्रिक करवा के या ग्रेजुएशन करवा के बाहर कर दिया जाएगा, तो आपका आंदोलन चलेगा कैसे? आपके जैसे तो लोग अब आ ही नहीं पाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में। नहीं, देखिए एक चीज तो मैं बताऊं, जैसे हम लोग तो, मैं और लक्ष्मण हिंदी के शिक्षक हैं, तो हमारे यहाँ क्या है, सिलेबस में एक पेपर है अस्मितामूलक विमर्श, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं अस्मितामूलक विमर्श में अम्बेडकर एंड साहब और आगे। लेकिन वहाँ जब चर्चा होती है तब बच्चों को एक तरह से रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये मामला तो है, हाँ ये मामला तो है, इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे साथ होती है। लेकिन सवाल ये है कि वो खाली हिंदी में तो पढ़ाया जा रहा है ना, बाकी वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो भी इस बार लगा है, पता नहीं आगे रहेगा, पीछे था नहीं, तो वो तो है ही नहीं, चर्चा ही नहीं है ना। इस तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है का? मतलब आठवीं क्लास में सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, डिजाइन किया गया सिलेबस जानबूझकर है। एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, एक लाइन का क्वेश्चन आता है, उस फूले को जानता कौन था? आप जब तक पढ़िए नहीं ऊपर लेवल पे, तब तक आपको क्या ये जानबूझकर सिलेबस डिजाइन किया गया है इस तरह का? इसमें है ही, ऐसा है ही, क्योंकि आपके समाज से जब शिक्षा शास्त्री नहीं हो गया, हम बता रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए यहाँ पे हम लोग को सावित्रीबाई फुले के लेकर 3 जनवरी को शिक्षिका दिवस के लिए हमने प्रपोजल कैबिनेट मिनिस्टर के पास जब भेजा, तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि वो व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर खुद जो पुणे का रहने वाला, उसी महाराष्ट्र का रहने वाला, और वो ब्राह्मण समाज के होने के कारण, नाम बताइए ना, जावड़ेकर साहब। हाँ, जावड़ेकर साहब की बात कर रहे हैं। नाम क्या, मतलब आप सब लोग जानते हैं कि हम कहाँ थे या कैसे हैं, तो इसलिए आपको नाम बताने की क्या उसमें बताया जाए।
तो वो ये आप तो सुधांशु जी से थोड़ा, सुधांशु जी कैसे लगेगा, कैसे हम तो लोग तो कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए आपके संगत में आने से। हाँ। हम 1 मिनट एक कॉल ले लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप कॉल लीजिए। हाँ मैं बोलूं? हाँ सुधांशु जी बताइए। हाँ नहीं देखिए, एक तो ये चीज है कि सिलेबस में आप एक चीज देखिए, मैं कई बार ये चीजें बताता हूँ अपने, जब ओबीसी समाज के बीच बैठते हैं, कि एक चीज बताइए, वीर कुंवर सिंह तो पढ़ा दिया गया कि भाई 80 साल का व्यक्ति था, उसने खूब तलवार चलाया और जो है स्वाधीनता में जो है हम लोग को स्वाधीनता मिल गई। लेकिन जिन्होंने आपके लिए लड़ा, जगदेव बाबू आपके लिए लड़े, तो जगदेव बाबू को तो कहीं नहीं पढ़ाया जा रहा। तो सवाल ये है कि जगदेव बाबू को आप पढ़ाएंगे नहीं, पेरियार को पढ़ाएंगे नहीं, ललई सिंह को पढ़ाएंगे नहीं, ज्योतिबा फुले को पढ़ाएंगे नहीं, साहू जी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे नहीं। तो सवाल ये है ना कि भाई हमारे जो लोग आ रहे हैं उनको कहाँ से ये सब चीजें पता चले। हम आज ये यहाँ पर चर्चा करने बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, आप बैठे हैं और लोग जो हमारे साथी बैठे हैं, उनको तभी तो पता चला ना जब उन्होंने सिलेबस से इतर जाके पढ़ाई करी। सिलेबस अगर हम पढ़ रहे होते तो हमको कहाँ से समझ में आता कि हमारे समाज, कहीं तो बताया ही नहीं जा रहा है कि पिछड़ा समाज के साथ हो क्या रहा है। एक बात तो ये है। देखिए, दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस तो ओबीसी समाज में आया है, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस है। आप और पॉलिटिकल अवेयरनेस को जो डाइवर्ट किया गया, उसको जातीय खांचे में बांट के उसको खत्म कर दिया। जो पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ जो सामूहिकता हो सकती थी, जब शुरू में मान लिया लालू यादव वहाँ बिहार में आए तो एक सामूहिकता थी, और फिर उसमें बाद में जो है कई टुकड़ों में उसको तोड़ दिया गया, अलग अलग जाति के नेता खड़े कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, लेकिन जो सर अभी बता रहे थे सुमन जी की कल्चरल अवेयरनेस की जो बात है, जिसमें आप कह रहे हैं ना कामर और दुनिया जहान की चीजें, कि भैया ये जो पूरी एक कम्युनिटी है, इसका जो सोशल स्ट्रक्चर है और इसके साथ जो सामाजिक अन्याय हुआ है, वो सामूहिकता में हुआ है। किसी एक जाति को देख के नहीं हुआ कि यादव के साथ अन्याय हुआ और कुर्मी कोरी के साथ नहीं हुआ, या कुर्मी कोरी के साथ हुआ और जो है बनिया जाति के साथ नहीं हुआ। ये अन्याय की जो परिधि थी उसमें सारे लोग शामिल थे, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो आज तक जारी है। लेकिन ये समाज जो है अपने को समूह में जोड़ना नहीं चाहता है। दूसरी बात तो ये। तीसरा जो एक चीज जिसकी तरफ हम लोग को गौर करना चाहिए कि हमारा जो रिजर्वेशन लागू हुआ, जो हक की लड़ाई की जो शुरुआत हुई है, जो 90s के बाद का है, और SC ST का क्या है, वो ऑलमोस्ट 62-67 के आसपास से उनको मिलने लगा। इसलिए आप देखेंगे कि जो 62-60 ये जो अभी सर बता रहे थे उनके यहाँ बुद्ध की पूजा और फिर आपस में बातचीत वगैरह जो शुरू हुआ है, तो उनको एक लंबे समय से रिजर्वेशन मिलने की वजह से क्या हुआ है, उनको एक दूसरे में वो ट्रांसफर, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को समझाने लगा है कि हमारी पीड़ा क्या थी और बाबा साहब के इस संविधान ने हमको क्या दिया। हमारे समाज, ओबीसी समाज को अभी ये समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, हुआ क्या है, रिजर्वेशन जब दिया नहीं गया उससे पहले ही उसको छीनने की तैयारी, कहते हैं ना कि वो कानून लागू नहीं हुआ, उस कानून को कैसे खत्म कर देना है, उसकी तैयारी शुरू से 1990 घर बसने से पहले लुटेरे आ गए। हाँ, लुटेरे जो है घर बसने से पहले हर जगह आए हुए। आप देखिए, अच्छा लगातार क्या है, आप सोचिए ना कि 19 अच्छा ये लुटेरा, आप लोग लुटेरा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, अब तो देखिए हम लोग तो कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और लुटेरे को कौन लोग लुटेरा है, कौन लोग है, क्या एडजेक्टिव क्या है? देखिए, लुटेरे में कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। जो सवर्ण समाज है इस देश में, अभी आप देखिए ये एक बड़ा हिपोक्रेटिक समाज। तो जिनको मायावती या कहते हैं जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, उनको लुटेरा माना जाए आरक्षण का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक चीज में बताऊं, एक सुमन जी कुछ ऐड कर रहे हैं, एक सेकंड। हाँ बताइए सुमन जी। यहाँ मनुवादी और जो सामंतवादी, हम तो मान रहे हैं कि जितने ओबीसी SC ST लीडर जो हुए हैं अभी तक, जिस तरह के फ्रेमवर्क ये सवर्ण भी कहते हैं, और अब क्योंकि ये महसूस होता है कि वो अपने दायित्व को निभाने में कहीं न कहीं विफल हुए। जो उस पर सुमन जी आ रहे हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो वो हाँ हम लोग वहां थे। सुधांशु जी, आरक्षण वाला कौन लुटेरा है? नहीं देखिए, वो तो क्लियर है। मतलब अगर जो कहते हैं ना कि एक पूरा कर ले। हाँ नहीं, सुबोध जी, उसमें कहीं से भी सुबोध जी को बोले, आपने भेज दिया था लिंक, मैंने भेजा, उससे जुड़ जाएंगे वो। हाँ भेज दीजिए। हाँ भेज दिए, हम बोलते हैं। बोल दिए, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था सर, देखिए उसमें कहीं से कंफ्यूजन नहीं। अभी जो बात मैं कह रहा था, इतना हिपोक्रेटिक ये समाज है। अमेरिका में जो ब्लैक की लड़ाई हो रही, तो उस ब्लैक की लड़ाई का प्रवचन जो है यहाँ पे आपको हर
मतलब मनुवादी भी देते हुए नजर आएंगे और हमारे समाज के लोग भी देते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है कि उसी तरह के लोग तो यहाँ पर भी हैं और उनके साथ उनका क्या व्यवहार है उस पर कोई चिंतन करने का नहीं। तो ये बड़ा एक फैशनेबल समाज है, हर चीज को फैशन में कन्वर्ट कर देता है। हाथी की मृत्यु होती है, ठीक है, पशु है, उनको साथ भी हम लोग को सम्मान करना चाहिए, लेकिन जब एक मजदूर सड़क पे जा रहा होता है और महिला जब सड़क पे बच्चा जनती है और उसका बच्चा मर जाता है, उसकी चिंता किसी को नहीं होती। तो ये अद्भुत समाज है। देखिए, ऐसा नहीं है कि खाली मैं अब सुनिए सर, लक्ष्मण यादव, समस्या क्या है? समस्या हम साथ जाने, सॉल्यूशन क्या है? क्या करना होगा इस देश के उन लोगों को जो सोचते हैं, समझते हैं वी हैव टू, मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की जरूरत है। सुबोध जी जुड़ गए हैं। हाँ सुबोध जी, हाँ। मुझे लगता है सुधांशु सर ने बात खत्म की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि अमेरिका में ब्लैक्स के खिलाफ लंबी परंपरा रही है। 1776 में अमेरिकी क्रांति होती है तो अमेरिकी आजादी का घोषणा पत्र जारी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि सब बराबर है, लेकिन उसके बाद अमेरिका को गृह युद्ध झेलना पड़ा क्योंकि वहां ब्लैक्स को कभी बराबर का दर्जा नहीं मिला। एक मनुष्य होने की जो सामान्य गरिमा थी वो आजादी के घोषणा पत्र में भी उचित। लेकिन वहां का सबसे खूबसूरत बात क्या रही कि वहां के वर्चस्व में व्हाइट हाउस राष्ट्रपति भवन का नाम, लेकिन वहां एक ब्लैक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन के बैठा। और जब भी नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन हुए तो ब्लैक से ज्यादा तादाद में व्हाइट्स अपने अपराध के साथ सड़कों पर आते हैं और कहते हैं कि हमारी पीढ़ियों ने अन्याय किया इनके साथ, और घुटनों पर झुककर इस बार जो पिछले दिनों आंदोलन चल रहा है अमेरिका में, घुटनों पर झुककर उन्होंने वो संभव नहीं है बात। हमें बताइए, यहाँ जिनका हक छीना, जो लोग उस हैं चपरासी बन के सब्जी बेच के ठेला चला के, उनके लिए क्या वो कैसे उनको जगाया जाए? हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये हमें बताइए प्रोफेसर साहब। हाँ, एक तो मैं दिक्कत जो बता रहा था जिसकी वजह से एक सांस्कृतिजाइजेशन जो होता है ना वो हमारे तबके में नहीं हुआ, क्योंकि जिसने जाति के नाम पर सबसे ज्यादा लाभ लिया उस तबके ने कभी जाति उन्मूलन के लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया। अब दूसरा तबका था जो जाति के नाम पर शोषित हुआ, उसमें दलित और आदिवासी अलग अलग वजहों से बहुत ज्यादा शोषित थे। उन लोगों ने संस्कृताइजेशन की पूरे कल्चरल मूवमेंट को खड़ा किया और आज वो कम से कम अपने हक हुकूक के लिए संगठित होकर लड़ने में सक्षम हो चुके हैं। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये रही कि उसके बीच संस्कृताइजेशन नहीं हुआ और अन्य पिछड़े वर्ग ने अपने लोगों, अपने प्रतीकों को पहचानने, पढ़ने, लिखने और हक हुकूक को समझने के लिए सचेत नहीं किया। मुझे 2-3 स्तर पे इसकी लड़ाई ले चलने की कोशिश लगती है। सबसे पहली कि अन्य पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा शिकार हुआ तो केवल राजनीतिक विमर्श का हुआ, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग को बहुत जल्दी राजनीतिक सत्ता मिल गई क्योंकि उसके पास सामाजिक और आर्थिक हैसियत थोड़ी बेहतर थी। इसलिए पूरा जो सांस्कृतिक विमर्श था वो हाशिए पर चला गया और राजनीतिक विमर्श हावी हो गया। इससे हमें बचाना आज के डेट में कोई भी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टी सत्ता में नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन भारत के आजाद भारत के इतिहास में सबसे कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी के हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश को चलाने वाले किसी भी संस्थान में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा हकमारी अगर 70 साल में महेंद्र सर हमारे साथ सुबोध सर जुटे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी से हैं, एक सवाल उनसे भी लूंगा, लेकिन महेंद्र लोधी जानकारी देंगे। लोधी जी, क्या हालत है ओबीसी की, बताइए आप। कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने प्रोफेसर हैं, कितने जज हैं, कितने डॉक्टर हैं? सर जैसे कि सर ने पहले ही बता दिया था कि द इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर आई थी, जो है ना, जो हम लोग वो मैंने उसी के हवाले से कहा है। हाँ, 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं था। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपने ये किया था कि आपकी हकमारी कौन कर रहा है, तो हमारे सामने से केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है जिसने 9 जो सचिव बनाए हैं वो एक ही जाति के बना दिए हैं हमारे सबके सामने, और किसी ने कोई हल्ला भी नहीं किया। जाति के बना दिए, सवर्ण जाति के बना दिए। कैटेगरी बताइए। अच्छा, जाति बताइए। सवर्ण 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 सवर्ण। और मैंने और भी अध्ययन किया है सर, आपको बताऊं, जो ये जो एनएसए जो होते हैं सब के सब, ये 1998 से एक भी ओबीसी एसटीसी का नहीं बना, सिर्फ ब्राह्मण ही बना है। तो ये जो परंपरा चली आ रही है लगातार, और हमारे जो नेता बनते हैं वहां पे जाकर, तो वो सिर्फ वहां की आरएसएस की वो ये सिखाती है कि आप नेता बन गए, आपके बच्चे को बनाना है नेता, तो हमारी गुलामी करो। ये अद्भुत देश है। मुझे सुबोध सर के पास जाऊंगा। एक और सर, इसमें एक और पॉइंट जोड़ूंगा
एक और के भी सर लोगों ने बहुत बोला, मैं बता दूं, सबसे जो कमी हमारे समाज में, नेतृत्व स्वीकार नहीं कर सकता है हमारा समाज। लोधी, कुर्मी, काची, पटेल, कुशवाहा, यादव, प्रजापति, साहू, ये एक व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता। वो सोचता है कि हम क्यों ना आए, हम, इसीलिए हजारों संगठन बढ़ रहे हैं लगातार, जबकि काम मैं बता रहा हूँ, ये अद्भुत देश है जहाँ हर कोई रिक्शा चला रहा है, ठेला चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, जो बहुसंख्यक आबादी है। सोचिए अभी नीट आया है, जो एमडी करने के लिए जो एग्जाम होता है पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एम्स में, उसमें 94% कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का और 96% कट ऑफ है ओबीसी का। मतलब सबसे मेरिट वाला जो अभी कट ऑफ जा रहा है वो ओबीसी का जा रहा है। ये अद्भुत देश है जहाँ की 60% आबादी जो है वो गरीबी में तो जीना पसंद करती है, लेकिन वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट अच्छी नौकरी नहीं चाहती है। सुबोध जी क्या कहेंगे, जो हम आप जैसे लोग जो किसी तरह से गिरते पड़ते आ गए कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अब क्या लगता है, अब सारे दरवाजे बंद हैं और अब क्या होगा? आपके बच्चे, हमारे बच्चे फिर से अब वही उनको मजदूरी करने के लिए विवश कर दिया जाएगा या चपरासी बन सकते हैं? देखिए, हमें बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव में इन बातों को ध्यान से सोचना पड़ेगा। अभी लक्ष्मण जी जो ऐतिहासिक बातें कर रहे थे उसमें सच्चाई है, और अब वहां से हम आगे अब 1990 के बाद की जो परिदृश्य पूरे दुनिया में बदली है, उस परिदृश्य के अनुसार हम लोगों को भी अपना मूवमेंट को जो है एक सही डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा एक मिनट में लूंगा कि किस तरीके से 1989 के बाद किस तरह से पूरा दुनिया बदला है और मूवमेंट करने की तरीका बदला है। तो 1989 जो अभी लक्ष्मण कह रहे थे कि उसके 200 साल पहले जाइएगा तो 1789 आता है, जहां पे फ्रांस की क्रांति होती है। समानता, आजादी और भाईचारा का जो नारा है पूरे विश्व ने देखा है, और हमें लगता है कि 1990 के बाद ये जो भाईचारा है पूरे दुनिया में, जैसे सोवियत यूनियन टूट गया, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक हो गया, प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण जो है पूरे यूरोप में चला। भारत इससे अकेला नहीं था, भारत में भी ये प्रजातंत्र हो रहे थे, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जुट रहे थे। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में नहीं हमारे कुछ लोग हैं, लेकिन 90 के बाद आप देखिएगा तो पूरा पार्लियामेंट का दृश्य बदल गया, पूरा असेंबली का दृश्य बदल गया, हमारे लोग वहां जाने लगे। तो ये एक तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मिला, जिसके पीछे का कारण है जो है समाज में जो मूवमेंट खड़ा हुआ, उसके कारण से जो बर्फ की तरह जो जमे हुए थे कुछ लोग सत्ता के ऊपर बैठे हुए थे, उनको नीचे से जो है गर्माहट पैदा हुई, और वो जो बर्फ पिघलता हुआ बर्फ नीचे आया, नीचे का जो है फिर ऊपर गया, तो बीच में घसरण का एक समय आया जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर आप देखते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया का एक सिम्टम था, और ये प्रक्रिया सिम्टम पॉजिटिव एस्पेक्ट में था। मैं इस तरह से देखता हूँ पॉलिटिकल प्रोफेसर साहब, मार्टिन लूथर घर घर पहुंच जाते हैं, नेल्सन मंडेला की वजह से पूरे अफ्रीका में एक भी आज के डेट में श्वेत शासक नहीं बचा है। 1835 से लेके 40 तक का फूले के काम को हम लोग घर घर नहीं पहुंचा पाए। सावित्रीबाई फूले हो या ज्योतिबा फूले हो, यहाँ तक कि जगदेव प्रसाद के आंदोलन को हम लोग आगे नहीं पहुंचाए। मैं आपकी बात मान लिया, 90 के दशक में आपका इंप्रूवमेंट हुआ था। आज आपकी स्थिति क्या है सर? आज आप बताइए ना, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशियरी में, मीडिया में, ये कहाँ चूक हुई है? ऐसा थोड़ी होता है, चीजें बेहतर होनी चाहिए थी, चीजें ओबीसी के साथ गड़बड़ हो रही है, एससी एसटी। मैं कह रहा हूं कि 90 के दशक में जो आप बेहतर कर रहे थे, ऐसा कैसे हो गया कि चीजें और खराब हो रही है आपकी? मैं तो खुद कह रहा हूं 90 के दशक में आपने बेहतर किया, अभी आपकी स्थिति सबसे ज्यादा अगर खराब है तो वो ओबीसी की स्थिति खराब है। आप अपने कॉलेज में अपॉइंटमेंट दिखाइए, जेएनयू में, डीयू में। आप लोग मुझे लगता है 90 के दशक के लोग हैं। 2007 से मैं दिल्ली में हूँ, 2007 उसके बाद से आपका एंट्री बंद है हर लेवल पे। जब से बीजेपी का प्रादुर्भाव होता है, जब से लिबरलाइजेशन आता है, आप तो हाशिए पर हैं। देखिए, इसके पीछे देखिए दो कारण है, इसके पीछे दो कारण है। पहला जो सबसे बड़ा कारण है, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होने के क्रम में हम देखते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लागू होने के क्रम में सबसे फायदा किनको ज्यादा मिला? तो जो 1990 तक
जो प्रदेश या जो प्रदेश के जो लोग हैं जिनके पास मार्केट मैकेनिज्म को एक्सट्रैक्ट करने की, जिनके पास सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर थी, निवेश वहीं पर हुआ, उन्हीं प्रदेशों में हुआ और उन्हीं प्रदेशों के लोग को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश और जो अगर आप जातीय विमर्श में जाएंगे तो ओबीसी और दलित में जाएंगे तो जिन ओबीसी को या जो नीचे तबके के लोग थे, अगर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस की एक आपको एजुकेशन आपका अच्छा है, बाकी पैरामीटर्स में आप एक मार्केट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उन लोगों की तो बढ़ोतरी हुई। लेकिन जैसे जब गाड़ी आगे बढ़ने लगी और अब ये 2007 की आप बात कर रहे हैं तो देखते हैं कि जो नेचर ऑफ स्टेट है, जो राज्य का जो एक नेचर है वही बदल गया। हम क्या कर रहे थे 1990 से 2007 तक, हम राज्य के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल तौर पे हम कब्जा इन द सेंस कि हम डेमोक्रेटिकली डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से हम राज्य के शीर्ष पे मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रालय हम वहां तक पहुंच गए। लेकिन आप देखिएगा कि स्टेट जो है वही विदर अवे हो गया। जो राज्य का जो एक संरचना था वेलफेयर स्टेट का, वही विदर अब हो गया और वो जो है वो पूरे तो क्या ये जानबूझकर किया गया ये कि जो शोषित वंचित समाज है उसको फिर से वहीं पहुंचा दिया, जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हम ये हालत कर देंगे आरक्षण की कि वो रहे ना रहे कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, ये जानबूझ के तो मैं नहीं कहूंगा कि इन पर्टिकुलर भारत में ही हुआ है, ये इन पर्टिकुलर पूरे अक्रॉस द ग्लोब। इसीलिए मैं आपको 1991 वाला बता रहा था कि पूरे दुनिया में किस तरीके का हुआ है। इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, लेकिन दुख के साथ ये है कि भारत जैसे देश में जो स्टेट का जो विदर अवे हो गया और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कुछ लोगों के हाथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा था और आज से नहीं था। आप देखिए कि खासकर ओबीसी का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, हमारे पास जमीन भी नहीं था। 1885 का जो टेनेंसी एक्ट आया, वहां से हमारे हाथों में कुछ जमीन आया और जो किसान मूवमेंट और वक्त से स्ट्रगल आया आजादी के बाद 1947-48 में, तो वहां से हमें जमीन मिला और लैंड रिफॉर्म के बाद हम फिर जमीन मिला। तो हम देखिए कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था हमारे पास था नहीं। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अब हमारे पास आता है आपको 1950 के बाद। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन 90 के दशक के बाद हम बेसिकली मजदूर थे, बस मजदूर थे। यस, वही मैं कह रहा हूँ कि जो हम लोगों का जो पार्टिसिपेशन था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो लेबर के तौर पे था, न कि हम उसके ओनर थे। जब हमारे पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा हुआ जो संविधान है उस प्रोविजन में आप देखिएगा तो बाबा साहब कहते हैं कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे। और ये सेकुलर एजुकेशन, वन मैन वन वोट का ये जो और साइंटिफिक एग्रीकल्चर का जो ब्यूटी था, उसी ब्यूटी के कारण आप देखते हैं कि ओबीसी आगे की तरफ जाते हैं। और खासकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं 3 लेवल होता है आगे जाने का। पहला लेवल वो कौम या वो जाति जाएगी या वो प्रदेश जाएगा जिसके पास इंटेलेक्ट होगा, जिसके पास हाई लेवल ऑफ एजुकेशन होगा। दूसरा वो जाएगा जिसके पास इकोनॉमी होगा और तीसरा वो जाएगा कि ना इकोनॉमी होगा ना एजुकेशन होगा, उसके पास एक अम्ब्रेला के नीचे। सर अच्छा लग रहा है मुझे आपको सुनना। तो ये ओबीसी के पास इन तीनों में से अभी कुछ है क्या, कोई चीज है? जी, आप बहुत अच्छी बात आपने एक पूछा। अब इस ओबीसी में देखिएगा कि चूंकि हमारा वर्टिकल 1901 का जो सेंसस है हमारे देश का, लॉर्ड रिजले के द्वारा दिया हुआ, वहीं से कास्ट सिस्टम लीगलाइज हो गया गवर्नमेंट में। तो वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट सिस्टम है हमारे पास। हम ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी को एक धर्रा के तौर पे अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी एक धर्रा नहीं है। उसमें देखिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 है। जो एनेक्चर 1 का जो ओबीसी आता है वो यादव है, कुर्मी है, कोयरी है। और उसके नीचे का सतह में जाइए आप, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस ओबीसी में एजुकेशन का सबसे अच्छा प्रभाव था वो ओबीसी बहुत जल्दी तरक्की किया। जिस ओबीसी में इकोनॉमिक का अच्छा प्रभाव था, कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनके पास थे, वो ओबीसी अच्छा तरक्की किए। अब जो तीसरा कैटेगरी है वो तीसरे कैटेगरी की तरफ डिसेंट्रलाइजेशन जा रहा है, तो हमारा जो लीडरशिप है वहां से निकलेगा। ठीक इसी प्रकार से आप दलित में जाइएगा तो महाराष्ट्र में महार देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जाटव देखिएगा, बिहार में पासवान देखिएगा विदिन दलित, क्योंकि पासवान का जनसंख्या वहां पे ज्यादा है, जाटव का जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। मेरा लब्बल लुआब ये है, ये मैं जानता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई यादव प्रोफेसर है जेएनयू या डीयू में, तो वो ओबीसी का बच्चा कोई कुशवाहा होगा या एनेक्चर 2 वाला होगा तो उसका तो नंबर नहीं काटेगा।
उसको तो वो इम्प्लीमेंट करेगा ना। जो 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 एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मैं कुछ जात मैं सिर्फ बात कर रहा था कैटेगरी की कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी की जो जातियां हैं, जो कैटेगरी है, अब तो जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो एनेक्स्चर 1 हो या एनेक्स्चर 2 आपको तो मिलना नहीं है। जी, इसीलिए देखिए 2 लेवल पे हमें बात करनी पड़ेगी और आपका भी बहुत बड़ा रोल होगा इसमें शंभू जी, क्योंकि बहुत कम मीडिया हाउस ये बातों को उठाती है। जो जिस तरीके के नेचर बदला है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का और लोगों का पार्टिसिपेशन बदला है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में, तो वहां पे आरक्षण की आवश्यकता हमें प्राइवेट सेक्टर में आने आवश्यक है। जब तक प्राइवेट सेक्टर में हमें आरक्षण नहीं मिलेगा तो ये जो है जो नेचर बदला है उसमें हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो अपॉइंटमेंट जो है बाय एंड लार्ज अपॉइंटमेंट हर जगह बंद है, गवर्नमेंट सेक्टर में और यूनिवर्सिटीज में भी बंद है। आप देखिए पिछले 5 साल से यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ है, ना अपर कास्ट का अपॉइंटमेंट हुआ ना लोअर कास्ट का हुआ। खासकर अरे ओबीसी सर के आप संदर्भ कैसी में बात कर रहे हैं, अभी तो 48 अधिकारी ज्वाइंट सेक्रेटरी रखे गए हैं योजना आयोग में, सब अपर कास्ट हैं, नेचुरल एंट्री हो रही है। मैं यूनिवर्सिटी के लेवल की बात कर रहा था, यूनिवर्सिटी लेवल की। आप बात सही कर रहे हैं, वैसे तो वहाँ लैटरल सर एंट्री हर है, साल सर लैटरल अपॉइंटमेंट एंट्री का भी हो रही तरीका है। सर अपॉइंटमेंट का तो मैं ज्यादा स्कूल कॉलेज गया नहीं हूँ, मेरी जानकारी सीमित है। तरीका बदला है सर, हर साल एडहॉक पे चाचा फूफा ताऊ काका को रखा जा रहा है यूनिवर्सिटी में। अरे 1.5 लाख ना तनख्वाह मिलकर 80,000 मिल रहा है, लेकिन भाई लक्ष्मण यादव बताइए किन को रखा जा रहा है एडहॉक पर? जाति देखकर कैटेगरी देख के रखा जा रहा है ना। देखिए हम हो जाएंगे क्या, हमको रख लिया जाएगा एडहॉक पे? शंभू जी देखिए, मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ। अगर एडहॉक पे रखी जा रही है तो रोस्टर का जो है 99% रोस्टर जो है लागू है, ये बात मैं कह रहा हूँ। गेस्ट में एक दो इधर उधर हो सकता है कि गेस्ट में जो है ओबीसी का सीट है, कोई और पढ़ा रहा है, मैं मान सकता हूँ। एक आध दो इधर चोरी से अपना कोई काम कर सकते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज जो है रोस्टर का ऐसा फॉर्मूला है जिसके कारण हम लोगों ने, लक्ष्मण जी भी थे ही उसमें, सुधांशु जी भी थे, हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और रोस्टर को हम लोगों ने रिस्टोर करवाया। देश भर के यूनिवर्सिटी में पिछले 5-10 साल में भर्तियां नहीं हुई हैं, तो जो हर साल रिटायर हो रहे हैं उनको पढ़ा कौन रहा है? पढ़ा वही तो मैं कह रहा हूँ, बच्चे बढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, शिक्षक कम रहे हैं। बच्चे बढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में और शिक्षक की कमी हो रही है। अच्छा मुझे लगता है सर, आप लोग सब लोग बताइएगा, मुझे लगता है कि ये प्राइवेटाइज करना, एडहॉक करना, सरकारी अस्पताल स्कूल कॉलेज को डैमेज करना, ये भी एक सिर्फ इसीलिए किया जा रहा है कि आरक्षण लागू ना हो। ये बिल्कुल सही बोल। देखिए इसमें दो मत नहीं है शंभू जी, इसमें दो मत नहीं है, ये सोची समझी चाल हो सकती है। सुमन सर आधा घंटा दीजिए कम से कम और अच्छा दे रहा हूँ शंभू जी हाँ, मैं अपने बात को करूंगा कि आप एकदम सही कह रहे हैं कि ये सोची समझी चाल है। जिस तरीके से अगर आप स्टेट के संस्थाओं को इधर अवे कर देंगे, तोड़ मरोड़ देंगे संस्थाओं को, तो जो सबसे ज्यादा फायदा जो ओबीसी और या जो रिजर्वेशन के कैटेगरी के लोग आपके साथ में कंधा से कंधा मिला के काम करने लगे, तो आपको अच्छा नहीं लगने लगा। तो कोरोना के काल में देखिए ये ठीक वैसे ही हम लोग गांव में थे ना, तो जब भोज होता था तो हम लोग को इशारा किया जाता था कि शाम में आना, और जब हम लोग जाते थे तो कहता था कि दाल नहीं है, पानी ले लो, सब्जी खत्म हो गई है, बैगन वाले से काम चला लो। तो अब जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बच रहे हैं सरकारी, अब SC ST OBC माइनॉरिटी के हिस्से में वो भी नहीं आ रहा है। लक्ष्मण यादव क्या वो रास्ता बताइए। क्या हम लोग मान ले कि आपके बच्चे को मजदूर रहना है, मजबूर रहना है, ठेला रिक्शा चलाए? मैं तो ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये कि जो आप अभी कह रहे थे ना कि आरक्षण के बाद क्या हुआ, 90 के बाद एक तरफ जो है दलित पिछड़े आदिवासी शिक्षण संस्थानों में आना शुरू किया और उसी समय इन शिक्षण संस्थानों को और कोई परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है और तमाम चीजें हो रही है। आरक्षण के साथ विश्वविद्यालयों में निजी और तमाम चीजें परमानेंट अपॉइंटमेंट पूरे देश में बंद है और अब तो जीवन में खुली रही है। दूसरा सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा क्या किया जाए कि कुछ बदलाव आए या ये मान लिया जाए कि अब दलित पिछड़े कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह का दौर आ रहा है देश में, 2014 के पहले तक हम उम्मीद करते थे कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अकादमिक संस्थानों से लेकर
चलिए, ये ओबीसी के लोग, हम लोग ओबीसी के लोग हैं, हम लोग की हैसियत भी इतनी है, हमारे पास कोई टेलीविजन चैनल तो है नहीं, अखबार तो है नहीं, तो सोशल मीडिया के के लिए लोग बात कर ले रहे हैं। यही तरीका है, हम झेलनी अपने पड़ेगी। तबके को बहुत मजबूत करें ताकि वो इस लड़ाई को मजबूत करके आगे ले चले, वरना बहुत मुश्किल है कि वो लक्ष्मण किस यादव, तरह से इससे निकल। हमारे जो, आप क्या लग रहा है, जितने भी जी, लोग हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो, लड़ तो वही लोग रहे हैं, और लोगों को निकलने की जरूरत है। और उसके लिए क्या किया जाए कि कोई लक्ष्मण यादव, कोई सुधांशु यादव या कोई सुबोध सिंह अकेला ना पड़े, कोई सुमन अकेला ना पड़े, कोई लोधी अकेला ना पड़े। सुधांशु सर, आप ही सर जवाब दीजिए, अब क्या करने की जरूरत है? अब क्या लग रहा है, क्या करने की जरूरत है? देखिए सर, एक तो जो मेजर चीज है ना, वो अवेयरनेस का अभाव। मतलब जो अभी जो पॉलिटिकल संगठन था, ओबीसी के नाम पे जो पॉलिटिकल संगठन बना, वो अपनी भूमिका तो निभा नहीं पाए। वो लगे रहे कि भाई कैसे हमको सत्ता मिल जाए और हम सत्ता की मलाई करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था और जो उनको करना चाहिए। देखिए शुरुआती में रहा है, मतलब अगर आप कहें पहला जब 90s के आसपास का जो हमारे पॉलिटिशियन रहे, उन्होंने शायद इस चीज को समझा था, उन्होंने झेला था, तो वो इस चीज को उन्होंने फैलाने की कोशिश करी। लेकिन बाद में जितने लोग आए हैं ना, सबका एकमात्र रह गया है कि हमको सत्ता चाहिए। उनसे तो आप आशा नहीं रख सकते। उसको अब आप, मतलब वो अभी भी सत्ता के उसमें समीकरण बिठाने में लगे हैं कि हम इसको जोड़ देते हैं, उसको जोड़ देते हैं। उसका एक लाभ होगा, ऐसा नहीं बिल्कुल खारिज कर देंगे हम, लेकिन जो करना होगा वो निकल के आएगा। जो हमारा समाज, जो हम लोगों की जिम्मेदारी, आपकी हमारी, जो हमारे साथ पैनल में बैठे हुए लोग हैं या और लोग जो अलग अलग जगहों पे ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं, लेकिन सब आपस में बिखरे हुए। ये अभी हमारे एक साथी जो मध्य प्रदेश से, वो इस बात को कह रहे थे कि कोई हमारा, तो हमको पॉलिटिकल लीडरशिप के बजाय ना जो सोशल लड़ाई लड़ने वाले लीडरशिप, जो इस बात के लिए नहीं आंदोलन में आए, इस बात के लिए नहीं सोच के आए कि हम आज जैसे मान लीजिए कि हम सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं और हमारे मन में एक आस लगा के बैठे रहे कि हमको एमपी बनना है, एमएलए बनना है। ये चीजें जो ये वाले लोग नहीं बदलाव ला पाए। चलिए, आप लोग को बच्चे की आवाज आ रही होगी, आपको ये आवाज भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि अमूमन ओबीसी के लोग के पास 1 या 2 कमरे का ही घर होता है, तो इनका शहरी के पास एक सवाल आऊंगा सर। मैं पूरा कर देता हूँ, मैं पूरा कर देता हूँ समझ जी। देखिए, तो पहली चीज तो ये है कि जो हमारा सोशल एक्टिविज्म है, जो सामाजिक रूप से लड़ने वाले लोग हैं, उनको आगे आने की जरूरत है, उनको आपस में बैठने की जरूरत है, उनको समूह में आने की जरूरत है। और वो कहीं न कहीं, जैसे हम लोग राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, भाई राम मनोहर लोहिया ये सोच के तो पॉलिटिक्स करते नहीं थे ना कि उनको एमपी बन जाना है कि एमएलए बन जाना। उनका पहला पर्पस था कि जिन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो मुद्दा कैसे सॉर्ट आउट हो। काशीराम जी भी शुरुआत उन्होंने वहीं से करिए। तो ये चीज जब तक, पहली बात तो ये अवेयरनेस और ये चीजें नहीं आएंगी तो नहीं हो। अब आप एक चीज, अभी हमारे सीनियर हैं सुबोध सर, एक चीज कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकारी सेक्टर का जो रिजर्वेशन है उसकी हालत क्या है। एक चीज मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय है, और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जितनी भी क्लास 3 और पहले क्लास 4 भी हुआ करता था, जो चौकीदार, जमादार, सफाई वाला जो व्यक्ति है, वहां पर रिजर्वेशन है क्या? वो तो सब प्राइवेट को दे दिया। अब आप सोचिए, जो टेक्निकल पेज है कि वो बंदा जो पैसा लेता है, एक चौकीदार को जो सैलरी मिलती है, वो सैलरी तो मिलती है सरकारी संस्थान के जो सैलरी हेड है, या जो वहाँ, जो मान लीजिए कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपने चौकीदारों को पैसा दे रहा है, वो तो पब्लिक मनी है ना, तो वहां पर तो रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जो सरकारी संस्था के अंदर रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, उस पर तो हम बात ही नहीं कर पा रहे। तो ये एक अच्छा, दूसरी तीसरी जो चीजें हैं कि जो अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस में जो मीडिया हमारे पास है नहीं, हम इस चीज को मानते हैं, आप और हम, आपकी बड़ी भूमिका है, और अब आपको देख के भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उसमें हम कितना एक दूसरे को मदद कर सकते हैं कि जो साथी ये काम कर रहा है, जो हमारी बातों को, जो हम लोग अपने समाज तक ले जाना चाहते हैं, उन बातों को पहुंचाने के लिए जो मीडियम बनने वाले लोग हैं, उनको भी आगे करने की जरूरत है, उनके साथ जुड़ने की जरूरत है, उनकी समझदारी के साथ बैठ के बात करने की जरूरत है। सर, एक सवाल मैं भूल जाऊंगा, सवाल मैं चाहता हूँ जल्दी एक रैपिड फायर कर लें। महेंद्र, आप चूंकि कैंपेन चला रहे हैं, महेंद्र को आप लोग को जानना चाहिए, महेंद्र लगातार कैंपेन चला रहे हैं मध्य प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में, और ये डोर टू डोर जाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर, हम तो सोशल मीडिया पर बोलते हैं, महेंद्र डोर टू डोर। महेंद्र, कितना लोग रिस्पॉन्ड करते हैं? क्या लोग आपसे जुड़ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, आपकी बात को समझ रहे हैं? सर, इस टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सभी सर लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हम सर को बताना चाहता हूं कि हम एक संगठन के माध्यम से बढ़ रहे हैं, पार्टीगत नहीं बढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। और हमने क्या है कि हमारी जो राष्ट्रीय टीम हो, चाहे प्रदेश टीम हो,
हमने सभी मतलब कोशिश की है कि हर वर्ग का व्यक्ति, हमारा जो ओबीसी वर्ग है, वो कहीं ना कहीं किसी पायदान पर रखा जाए, ताकि उसको भी संगठन में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, क्योंकि हम प्रतिनिधित्व के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जैसा कि अभी सर से बोल रहे थे, सभी ने बोला, अभी आप देखिए कि जैसे कि मान लो अखिलेश यादव जी थे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, तो दूसरा चुनाव लड़ा गया तो वो लड़ा गया कि हम बनाएंगे हमारे कुशवाहा साहब को, है ना। अरे भाई हमको सवाल का जवाब दीजिए, अखिलेश यादव ने क्या किया, मायावती ने क्या किया? नहीं, उस पर बाद में आएंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं आम अखिलेश यादव से कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जो उनको, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको भी एमपी एमएलए बनना है क्या? मेरा सवाल, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ भैया कि आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है जब आप सड़कों पर जाते? मेरा आम आदमी से सरोकार होता है सर। अखिलेश जी ने क्या किया? अखिलेश जी के, हाँ, इस टाइम बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सर, और आंदोलन खड़ा हो रहा है। आपको ही मालूम होगा कि मैं, अच्छा चलिए ठीक है सुमन जी, इसका क्या सॉल्यूशन है? जो आरएसएस आपको कहती है गैर यादव गैर जाटव, जो ओबीसी की जातियों को आपस में लड़ाया जाता है, और ये सिर्फ एमएलए एमपी के नाम पर। आप उनसे पूछिए नौकरी हमको दे दोगे, इंजीनियर डॉक्टर बना दोगे? नहीं, क्या बनाएंगे? एमपी बना देंगे। जाति में जो एक एक आदमी को खड़ा किया है, और हम जो अपने ही नेता को गाली देते रहते हैं, कोई उपेंद्र कुशवाहा को गाली दे रहा है, कोई लालू यादव को गाली दे रहा है, कोई अखिलेश यादव को गाली दे रहा है, कोई मायावती को गाली दे रहा है। इसका कोई काट है आप लोग के पास? देखिए, इसका काट, यही तो उनके पास काट है, और यही ओबीसी लीडरशिप ये काट अभी ढूंढ नहीं पाया। कि जब भी हमेशा से इनका यही काम हुआ कि जब इस तरह के प्रलोभन देकर अब आपसे मेजर काम लिया जाता है, अब आपको दिया जाता है थोड़ा सा, आपका वोट पूरा चाहिए, दिया जाता है आपका हिस्सेदारी थोड़ा सा। ये लीडरशिप वही उसी कड़ी में एक लीडरशिप जो उभर रहे थे, लेकिन लास्टली उसके शिकार हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कि मतलब सोचिए उपेंद्र कुशवाहा जैसा आदमी, उन्होंने कोशिश की कि हम इस दायरे को बढ़ाए, लेकिन अब क्योंकि राजनीति सत्ता के लिए होती है, ये मानकर लोग चलता है, तो आपके जो लोग जुड़े होते हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हो, वो भी मान लेते हैं कि आप सत्ता में हैं तभी आप सक्सेसफुल है, और नहीं है तो आप खत्म हो गए। सुबोध सर, क्या लगता है आपको, क्या ओबीसी की जो जातियां हैं, जिनको आपको जातियों में जो टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, जब तक आप एससी एसटी ओबीसी नहीं बनते हैं, जो कैटेगरी बनाई गई है, क्या सॉल्यूशन है? नहीं तो आपके ऊपर तो आप बड़े नेता हैं, आपको, आप बीजेपी में भी जाएंगे, आप तो कोई कांग्रेस जाए या बीजेपी जाए, उपेंद्र कुशवाहा जी ने देखा है, आप एमओएस बना दिए जाते हैं एजुकेशन एमएचआरडी में, और मैडम क्या नाम था उनका, स्मृति ईरानी कैबिनेट हो जाती हैं। आप 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, थावर चंद गहलोत, तो भी आप सोशल जस्टिस मंत्री होते हैं, और निर्मला सीतारमण कैबिनेट मिनिस्टर होती है। तो पॉलिटिकल भी तो कोई सॉल्यूशन, तो क्या ये जो हम लोग गैर यादव गैर जाटव जो आपस में जाति की लड़ाई चलाई जा रही है, तेली समाज अलग है, कुर्मी समाज अलग है, कुशवाहा समाज, क्या ये इतनी भी समझ अभी तक पैदा नहीं हुई है हमारे समाज में कि हमारी पेट की लड़ाई है, हमारा हक छीना जा रहा है, और हमको एक एमएलए पर फंसाया जा रहा है, एक एमपी पर फंसाया जा रहा है? देखिए, आप एकदम बड़ा वाजिब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो ऑपरेसर था और जो ऑपरेस्ड है, तो ऑपरेसर तो एक जगह फिक्स है, और जो हम लोग जो ऑपरेस्ड हैं वो हम लोग डिवाइडेड है। तो इसके लिए कारण ये कैसे ओवरकम किया जाए, तो एक कम्युनिकेटिव एक्शन, एक हाबरमास का एक थ्योरी, एक कम्युनिकेटिव एक्शन, वो है कि हम जब तक जो है जनता से रूबरू नहीं होंगे, अगर हम आप जैसे शंभू जी आप हैं, तो या हम हैं या जो भी है, ये सब मिलकर हम लोग गांव के लेवल पर जाएं, पंचायत के लेवल पर जाएं, जिला के लेवल पर जाएं, सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, कम्युनिकेट करें अपनी बातों को, जो यहाँ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो लार्जर पर्सपेक्टिव में हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और कम्युनिकेशन वहाँ सबसे ज्यादा करना पड़ेगा जहाँ हमारी डेंसिटी एजुकेशन के पैमाने पर, बाकी डेमोग्राफी के पैमाने पर सबसे कम है। हमें कम्युनिकेशन लेवल वहाँ सबसे ज्यादा तीव्र करना पड़ेगा। जब तक हम ये कम्युनिकेशन लेवल तीव्र नहीं करेंगे और चीजों को हम ग्राउंड पे नहीं ले जाएंगे अपने बातों को, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो एजुकेशन का जो पैरामीटर है अभी भी बहुत जल्दी, बहुत तेजी से नीचे सतह पे नहीं जा रही है। तो मेरा मानना है कि कम्युनिकेटिव एक्शन के थ्रू, बात के थ्रू अपने बातों को वहां तक पहुंचाया जाए, समझाने की कोशिश किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए, और ये टू वे कम्युनिकेशन जब तक नहीं लक्ष्मण जी आपके लिए भी सेम सवाल है, आपको क्या लगता है? नहीं,
जो हमारे पूर्व वक्ता कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। हमें अपना दायरा बढ़ाना होगा। सुधांशु जी जो बात कह रहे थे और जो अभी सुबोध जी कह रहे थे, उस सबसे सहमत हूँ। एक राजनीतिक विमर्श की बौद्धिक तौर पर जो बातें किताबों में रह गई उसे नहीं पहुंचा पाए, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हम ओबीसी मंडल कमीशन की वजह से उसके अलावा वो जातियों में बटे हुए हैं और उन जातियों दो सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा थोड़ा सा जल्दी से, नहीं तो मैं फिर सवाल भूल जाऊंगा। हाँ, 2 सवाल और है मेरे पास। हाँ जी, तो यही मेरा कहना यह है कि इस विमर्श को घर घर ले चला जाए। जितना ज्यादा जागरूकता हम बढ़ा पाएंगे, उनको ये बात समझा पाएंगे। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे मैं बहुत निराश नहीं हूँ। हमारे पुरखे तो बहुत विपरीत में इस देश को बनाए। सुधांशु सर से पूछ रहा हूँ, सुधांशु सर से। हाँ नहीं, ये बात सही है। देखिए, निराशा तो करने से नहीं होगा। पॉलिटिकल विमर्श इधर एक विमर्श शुरू तो हुआ है, लोग बातचीत कर रहे हैं, लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो सवाल आज आप शुरू से ही उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि ओबीसी की जो रिजर्वेशन का है या प्रतिनिधित्व का मामला है या आपस में जुड़ने का मामला है, वो कहीं रिवर्स गियर में आ गया है। पिछले 5-7 सालों में ऐसा फीलिंग होने लगा, तो उसको ठीक करने का बस वही तरीका जो हमारे मध्य प्रदेश के साथी कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। महेंद्र, आपके पास क्या तरीका है और क्या करेंगे? सर, हम जो तरीका अपनाया है, संवैधानिक दायरों में रहते हुए हमारे जो मूलवासी समाज के जो महापुरुष हैं, हम लोग उन्हीं को बताते हैं। संविधान में जो हमारे एक सवाल है, सुमन जी से शुरू कर। सुमन जी, ओबीसी का नेचुरल पार्टनर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन होगा, सवर्ण या एससी एसटी माइनॉरिटी? देखिए, सामाजिक तौर पे तो जब लार्जर प्रोस्पेक्ट में बात करते हैं तो आपको एक बड़ा वर्ग बनाना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी सप्रेस है, आप शासित है, आपको शासक बनना है, तो उस ग्रुप को आपको लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट तो उन्हीं से है। और तो आप ऑब्जेक्टिव जवाब क्यों नहीं देते? मैं कह रहा हूँ ओबीसी का नेचुरल अलायंस, सामाजिक अलायंस कौन होगा, एससी एसटी माइनॉरिटी या जनरल कैटेगरी के लोग? एससी एसटी होगा नेचुरली, एससी एसटी होगा। जी हाँ सर, बताइए। देखिए, जो नेचुरल एलाई होगा हमारा वो एससी एसटी होगा। कारण ये है कि हम लोग दोनों को दावा गया है, किसी को कम दावा गया है, किसी को ज्यादा दावा गया है, लेकिन दावने वाला एक है। जब एनिमी एक है, दुश्मन एक है, दावने वाला एक है, संविधान में विश्वास करने वाला एक है, तो जो हम लोग हाशिए पे हैं उसको इकट्ठा होना है। नेचुरल एलाई हमारा नीचे तबके का है। लक्ष्मण यादव, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि शोषकों की एकता अपने आप में एक अलायंस होती है और उसके खिलाफ जो शोषित वर्ग हैं वो हमेशा एक नेचुरल अलायंस होते हैं। शोषित एकजुट हों, और जिसके लिए जगदेव बाबू ने कहा था कि 90 धन धरती और लक्ष्मण जी के ऑडियो में कुछ, सुधांशु आप बताइए कौन होगा, एकदम ईमानदारी से बताइए। एकदम नहीं, इसमें आम सहमति है। देखिए शंभू जी, ये कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं है। जब जो शोषण करने वाले हैं उनमें आम सहमति है, वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसके साथ जाए। तो जिनका शोषण हो रहा है उनको उनमें भी आम सहमति रहनी चाहिए। दलित, पिछड़ा और माइनॉरिटी का कॉम्बिनेशन ही आपस में मिलके रहेगा तो उनका हक हकूक मिलेगा। माइनॉरिटी मतलब मेरा मतलब था क्रिश्चियन, मुसलमान, सिख, जिनके खिलाफ हथियार के तौर पे आपका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। वो महेंद्र, आपको क्या लगता है? महेंद्र, आपको क्या लगता है? सर, अगर ओबीसी समाज जाग गया, जैसा कि हम लोग जगा रहे हैं, तो बिल्कुल एसटी एससी ओबीसी जो मूलवासी समाज हम जैसे बोलते हैं जगाने जाते हैं, वही राज करेगा। और वो दिन दूर नहीं है सर, और लगातार जाग रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, काम कर रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ खुद से पेज पे जब मैं लाइव आता हूँ तो 71 हजार तक व्यू होते हैं 10 दिन के अंदर। आपको देख लीजिएगा। आप लोग देखिए, मैं इस देश के जो भी नेशनल दस्तक के व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं, 100 करोड़ लोग अब तक देख चुके हैं, 4 मिलियन सब्सक्राइबर है। कहीं ना कहीं कोई देख रहा होगा। मैं शंभू नहीं बोल रहा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन लक्ष्मण यादव प्रोफेसर हैं, सुधांशु कुमार प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, सुबोध जी प्रोफेसर है, ओबीसी महेंद्र लोधी इंजीनियरिंग इन्होंने की है, सुमन जी पत्रकार रहे हैं, मंत्रालय को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात को गौर से, और मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। एक आखिरी सवाल, हम लोग अमेरिका की बात कर रहे थे, क्या आप लोग को उम्मीद है कि भारत में भी कभी शोषक जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, खासकर जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं,
वो कभी खड़ा होंगे और वो किताब पढ़ के ही सही, वो कभी मानवीय दृष्टिकोण से ही सही, कभी कृपा दृष्टि करके भी सही, शोषित जो SC ST OBC जिसको बाबा साहब ने कैटेगराइज किया उनके हकों के लिए कभी वो खड़ा होंगे या कम से कम ईमानदारी से उनका हक जाने देंगे? नहीं सर, बहुत मुश्किल। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता। एक एक करके बताइएगा, लॉजिक भी दीजिएगा, क्यों महेंद्र, क्यों ऐसा, क्यों भरोसा नहीं है? साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ उसके पहले 1919 में कोल्हापुर में जो अटरी जो गांव है जहां पे एक बैठक की गई थी, उसमें साफ सवर्णों ने बोल दिया था कि हम OBC ST SC को, खासकर इसको हम सदन में नहीं जाने देंगे। तब अंग्रेजों ने बोला था बाबा साहेब से कि ये समाज जो है ये मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा कि साहू जी महाराज के साथ क्या हुआ, संभाजी महाराज की हत्या किसने की, शिवाजी पर तलवार किसने चलाई, वो हम सब जानते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने कैसे हत्या की। मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अब क्या स्थिति, आप लक्ष्मण कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपको लगता है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो हो सकता है बच्चों को नंबर काटना बंद कर दे, वो उनके इंटरव्यू में मैनिपुलेट करना बंद कर दे? उम्मीद है? मुझे लगता है शंभू जी की यह जो संस्कृताइजेशन की दिक्कत हम लोग OBC वर्ग के लिए कह रहे हैं ना, इसका शिकार सबसे ज्यादा सवर्ण तबका है। और जाति के नाम पर सबसे ज्यादा लाभ जिस तबके ने लिया है, भारतीय मनीषा में जो बौद्धिक तबका है, जिन्हें विश्वविद्यालयों में देखते हैं, जिन्हें जुडिशरी में देखते हैं, जो बड़े बड़े जज बन गए, ब्यूरोक्रेसी में, वे तक जब अपनी जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं और जब मौका मिलता है वो शोषितों वंचितों के खिलाफ खड़े मिलते हैं, तो अभी उसमें वक्त है। मुझे नहीं लगता कि 50 साल लगेगा, 100 साल लगेगा, या उन्हें इतना मजबूर कर दिया जाएगा कि वो झुकें और बदलें। मैं अभी लास्ट में, सुधांशु जी, आपको लगता है वो कभी मानवीय दृष्टिकोण से ही सही मदद करें? नहीं, एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। देखिए, ये इस देश में एक जो चीज हुई है कि SC और ST के आरक्षण को तो सवर्णों ने स्वीकार, एक बात उसमें थोड़ा सा मतलब कहीं कहीं थोड़ा सा रहते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नंबर तो उनका भी काटा जाता है। नहीं, एक स्वीकार आपको मैं बताऊं, चाहे वो लेफ्ट हो या, लेकिन अगर OBC रिजर्वेशन की बात करेंगे, OBC को स्वीकारने की बात करेंगे, तो किसी भी राष्ट्रीय दल ने इसको नहीं स्वीकारा है, चाहे प्रगतिशील अपने कहने वाले लेफ्ट हो, उन्होंने भी नहीं स्वीकारा। एक बात तो ये जो सवर्ण लेफ्टिस्ट है वो भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नहीं, OBC रिजर्वेशन एक्सेप्टेबल नहीं। हमारे साथ मैं एक फैक्चुअल जानकारी दे रहा हूँ। भारत में सबसे राष्ट्र तक जिस राज्य ने OBC आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध किया था वो लेफ्ट राज्य था, पश्चिम बंगाल। और बुद्धदेव माफ कीजिएगा, ज्योति बसु ने कहा था कि हम OBC आरक्षण लागू नहीं होने देंगे। मैं सही हूँ क्या? आप लोगों को जानकारी है इस बात? बिल्कुल, अभी भी 7% ही है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 0 है। त्रिपुरा में उन्होंने सबसे लंबा और सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि भारत के लेफ्टिस्टों ने जितनी किताबें पढ़ी होंगी उतना मैंने अकेले पढ़ी है। सुबोध जी, आपको क्या लगता है कभी दूसरा एक चीज मैं बता दूं कि जो देश है, जिस देश के हम नागरिक हैं, ये सवर्ण पुरुषों का देश है, एकदम क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सवर्ण पुरुष राजा हैं और सब महिलाओं से लेके और OBC SC ST सब जो है उनके जो है गुलाम है। उनकी मानसिकता ये है। तो गुलाम और शासक की जो मानसिकता है ना, उसमें इतनी जल्दी बदलाव नहीं आएगा जब तक उस पर बड़ा हथौड़ा नहीं पड़ेगा। ये बात, अगर हम ये सोचे कि मानवीय आधार पे हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। प्रतिरोध होगा और मजबूत प्रतिरोध होगा। उनके अंदर डर पैदा होगा कि अगर हमने इनको अपने साथ नहीं जोड़ा, अपने साथ नहीं लिया, तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तब तक वो नहीं होने वाला। सुबोध सर, क्या लगता है आपको? सर देखिए, आपने बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुधांशु से अलग बोलना चाहता हूँ। जैसे सुधांशु जी कह रहे थे कि OBC का भी एक्सेप्टेंस नहीं है आरक्षण का, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो दलित लोगों का जो आरक्षण है 1932 से बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट से और साथ में स्टार्टिंग से ही संविधान में अंकित किया हुआ है, हमारा जो है 93 में हुआ है। तो देखिए, एक्सेप्टेंस इतना आराम से तो होगा नहीं। और जब हमारा एक्सेप्टेंस हुआ तब से नेचर ऑफ स्टेट ही बदल गया, राज्य का काम करने का तौर तरीका ही बदल गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि क्या ये हो सकता है समता मूलक समाज जो है, खासकर सवर्णों के संदर्भ में, तो मेरा मानना है कि हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? और ये जल्दी ही होगा, क्योंकि जो स्टेट फॉर्मेशन है वो एक प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस पहले लगता था, अब उतना लंबा प्रोसेस नहीं लगेगा। देखिए, आजादी के पहले जब संविधान नहीं था तो हम लोगों का हालत क्या था और सवर्ण और बाकी कैटेगरी में कितने ज्यादा
अंतर विरोध थे सामाजिक लेवल पर, आर्थिक लेवल पर, कल्चरल लेवल पर और इकोनॉमिक लेवल पर। लेकिन जैसा ही संविधान आता है तो वो ग्रेजुअली स्लो होता है और कम होता है। ठीक उसी प्रकार से अब देखिए 91 के बाद, इकोनॉमी के बाद टेक्नोलॉजी आ गया है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे लगता है कि ये चीजें कम हो रही है और कम होगी। और एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है शंभू जी कि देखिए पोस्ट मॉडर्न समाज और मिडियाबल सोसाइटी, जो हमारा संविधान कहता है कि सामाजिक क्रांति करना पड़ेगा, तो सामाजिक क्रांति है क्या एक्चुअली? सामाजिक क्रांति वो प्रोसेस है जहाँ पे मध्यकालीन समाज जो जाति धर्म पे जो है स्थापित है, वहां से निकलकर एक मॉडर्न समाज बनाना है जहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर है और साइंटिफिक एजुकेशन है। और जब ये समाज जब बनता हुआ हमें दिख रहा है और उसमें टेक्नोलॉजी हमें मदद कर रहा है, तो मेरा मानना है कि देखिए बहुत टेक्नोलॉजी मदद कर रहा है। सुबोध जी क्या बात कर रहे हैं? कल सूर्यग्रहण पर इस देश की तमाम मीडिया ने 8-8 घंटे बहस किया है कि सूर्यग्रहण करेगा चीन का नाश। आपके यहाँ टेक्नोलॉजी ने कर्मकांड को बढ़ाया है, पेटीएम से पेमेंट हो रहा है सर। आपके यहाँ जो फिल्म बन रहा है, आपके यहाँ जो सीरियल्स बन रहे हैं, आपके यहाँ जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन का इस्तेमाल जो हो रहा है वो कर्मकांड को बढ़ाने के लिए हो रहा है, क्योंकि वो उनके हाथ में है जो जिनकी सत्ता चलती है कम्युनिकेशन से और कर्मकांड से। देखिए आप सही कह रहे हैं शंभू जी, आप सही कह रहे हैं कि ये चीजें हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि समुद्र मेरा सवाल ये नहीं था सर, मेरा सवाल ये था कि हम अपना अधिकार ले न ले। हम मान लिए मैं अपने घर में 5 भाई हूँ या 4 भाई हूँ या 2 भाई हूँ, मेरा दोनों पैर टूटा हुआ है या मेरे भाई ने मार के तोड़ दिया, जो SC/ST OBC के साथ हुआ है, तो क्या मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो मैं कभी मानवीय होऊंगा कि मैंने इसका पैर तोड़ दिया था? मेरी जिम्मेदारी कि इसको व्हील चेयर लिया जाए, इसको बिजनेस खड़ा कर दिया जाए, इसको खाना दिया जाए। क्या इस देश का वो तबका जिसने मलाई खाई है, जिसने जातिवाद को बढ़ाया है, जिसने आपको पढ़ने लिखने से वंचित किया है, हमारे बाप दादा को स्कूल नहीं जाए, जो आज भी हमारा नंबर काट, अभी जातिवाद क्या है आप सब लोग जानते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में जातिवाद है और बिजनेस में है। आज के डेट में आप हमारे पिताजी को गाली देंगे, 4 घुमा के रख देंगे। तो जो पावर सेंटर्स है जहां से आज शहरों में जो जातिवाद आया है, क्या पढ़ा लिखा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं क्या वो मानवीय होंगे? मेरा बस इतना सवाल है। देखिए एकदम मानवीय होंगे। देखिए हमें जो मानवता जो होता है ना, मानवता हम में और आप में और किसी और में बहुत का अंतर नहीं होता है, परिस्थितियों का अंतर होता है। अगर परिस्थितियां बदल रही है और परिस्थितियां अगर बदलेगी तो मानवता के प्रति जो है उनका लगाव भी बदलेगा, मेरा ये मानना है। आगे का जो दृश्य हम देख रहे हैं उसको देखने के लिए हम पीछे का दृश्य देखें। सर बुद्ध, कबीर, रविदास, फूले, पेरियार, अंबेडकर, ये सब साजिश करके मारे गए। अब मतलब और जिसको बुद्ध नहीं बदल पाए वो कैसे बदलेंगे सर? देखिए आप शंभू जी, आप ये देखिए पिछले 50 साल का गांव का परिवेश देखिए और आज का परिवेश देखिए। नहीं, अरे सर मेरा गांव में, आप गलत बोल रहे, मेरा गांव में कोई नहीं है। मेरा पावर्स, मैंने आपको सवाल क्लियर कर दिया था। पावर सेंटर्स, मुझे मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ताकत वाली जगहों पर। अच्छा अब ये देखिए पावर सेंटर, अब तो मेरे सारे सवर्ण दोस्त कहते हैं कि मेरा दलित दोस्त है, तुम मेरे घर में खाना खाते हो। सर मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है कि हमारा बच्चा जब कॉलेज जाता है उसका नंबर ना कटे। हम जब मीडिया में इंटरव्यू करते हैं तो जाति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव ना हो। हम जब बैंक में जाए तो हमें लोन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर सेंटर्स, जहां आज के गांव में जब पावर था तब जातिवाद हुआ, आज जहां पावर सेंटर शिफ्ट है वहां के जातिवाद पर बताइए सर। देखिए जहां पावर सेंटर है, सुमन जी कुछ कहना चाह रहे सुबोध जी, क्या बताइए सुमन जी। आप अनम्यूट होइए पहले तो। हाँ आपकी आवाज, हाँ बताइए। हाँ एक तो पहला तो मेरा है कि पावर सेंटर से ही कोई भी मानवीय अमानवीय होता है, ठीक है। जहाँ पावर सेंटर में जब तक अपने समाज के लोग उस तरह से अब तो आ रहे हैं, लेकिन जब तक मेन कुर्सी की जो बात है, जब आजकल तथाकथित ओबीसी के नाम पे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उन्होंने वोट लेकर काम किया है अपना, लेकिन एक रियल मैन जब तक नहीं आएगा उस पद पे, जब तक शासक उस पद पे नहीं आएगा, तब तक दूसरी जातियां, जो सवर्ण जातियां जो हमको प्रताड़ित कर रही है, वो मानवीय नहीं हो सकती है। बिन भय प्रीत न होए, आपने सुना होगा।
बिना भय का प्रीत नहीं होता। तो वो जैसे हम लोग के साथ लागू है, उनके साथ भी ऐसे ही लागू होना है, इसमें कहीं से चेंज नहीं होना है। मानवीय होने का एक ही आधार है कि जब जान जाते हैं कि मानवीय किसके थ्रू आप होते हैं, आप जानते हैं कि आपसे सक्षम है वो, तो आप उसको गाली देने का भी मन है तो आप उनके लिए ही करते हैं, लेकिन करते तो है ना। ऐसे करते करते आपके प्रैक्टिस में वो चीजें आ जाती है, फिर आदमी में एक समरसता, फिर धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए लाइफ में, फिर धीरे धीरे एक्सेप्ट करता है। जैसे आप जहां यहाँ मैं क्लियर कर दूं, ताकतवर होने का मतलब है जब आपकी भागीदारी होगी मीडिया, नेचुरली हर तरह की बात नहीं, हम लोग विमर्श जो कर रहे हैं इन्हीं सब चीजों पे कर रहे हैं कि कैसे महेंद्र आप क्या कह रहे थे? सर ये सर का हमने सबका सुना, यही मैं कह रहा हूँ कि जब तक पूरा हमारा जो समाज है ओबीसी वर्ग, देखो एसटी एससी समाज में काफी बुद्धिस्ट है और उनका काफी ज्यादा मतलब ये आया है कि सब जो हमारा पूर्वज जो रहे हैं उनने हमारे लिए संघर्ष किया है, लेकिन हमारे समाज को अपना इतिहास नहीं पता। आज सबसे ज्यादा जरूरी है हमें अपना इतिहास जानना, नहीं 1% भी ओबीसी समाज को मैं इसी से एक छोटा और सवाल ले लेता हूँ, हम लोग बाइंड भी करें। क्या पेरियार जरूरी है? जिस तरह से दक्षिण भारत में पेरियार की वजह से, खासकर तमिलनाडु में जिस तरह से सोशल रिफॉर्म हुआ है, क्या कहीं ना कहीं धार्मिक वजहों से भी ओबीसी हाशिए पर है? बिल्कुल बड़ी बाधा है। बिल्कुल धार्मिक वजहों से ही ओबीसी हाशिए पे है। मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग मानना है कि एक अपना कल्चरल जो रेवोल्यूशन की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो जब तक ओबीसी में पेनिट्रेट नहीं करेगा, उसको लेकर आंदोलन नहीं होगा, वो क्योंकि जो व्यक्ति है, जो आपके हमारे समाज के लोग हैं, उस चीज से ज्यादा प्रभावित है, तो लोहे को लोहा काटता है। तो आप उस चीज को खत्म करने के लिए उस पैरेलल, जैसे सुबोध जी भी बोलते हैं कि भाई हम यहाँ है, दोनों सोसाइटी जब यहाँ आता है तो संघर्ष शुरू होता है, तो उसी तरह धार्मिक रूप में भी संघर्ष की जरूरत है। जब तक संघर्ष नहीं होगा, आप बौद्धिक तौर पे अपने लोगों को नहीं समझा पाइएगा, अपनी चीजों को बेहतर नहीं बता पाइएगा, तब तक आप राजनीतिक कितना भी बदलाव करें, सामाजिक बदलाव उस लेवल पे जो हम लोग का सपना है वो नहीं संभव होते हुए दिख रहा। क्योंकि आप हर जगह से मेरे पास भी बहुत बोलने के लिए था। मैं ये मेरे पास सवाल है, चूंकि आप लोगों से पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। आप सोचिए, मैं इस देश के ओबीसी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस पैनल में जो लोग हैं, आप टीवी अखबार मत पढ़िए। ये लोग हैं, एक इंजीनियर हैं, बाकी लोग प्रोफेसर हैं, ये पॉलिटिकल हैं, पत्रकार है। आप सोचिए, जो बात ये लोग कह रहे हैं उसको समझने के लिए आपके बच्चे को पीएचडी करनी पड़ेगी, और आपके बच्चे को पीएचडी ही नहीं करने दिया जा रहा है। कहने का मतलब मेरा इतना है कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ आपके तन पर अच्छा कपड़ा हो, आपके पास अच्छा घर हो, आपकी रोजी रोटी अच्छी हो, आपकी जिंदगी शानदार हो, इसके लिए है। और अगर आप इस बात को नहीं समझते हैं तो आपके अधिकार को कोई नहीं दिला पाएगा। दूसरी बात है कि समाज के पास आर्थिक रूप से गरीब है, संसाधन नहीं, आपके पास मीडिया टेलीविजन नहीं है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका, इसलिए तमाम ये लोग जो आपको बता रहे थे इसको समझिए, क्योंकि सोशल आंदोलन जो है, सामाजिक आंदोलन जो है, वो बहुत जरूरी है। और जब तक आपके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे, इस बात को नहीं समझेंगे, और आज 60% आबादी जो है, आप यकीन मानिए, जो कोरोना में भूखे हैं वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो सड़कों पर मजदूर चल रहा है वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी है, जो गरीबी है, जो गुर्बत है, जो लाचारी है, जो तमाम तकलीफें हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल आपको जाना होता है, सरकारी स्कूल के मोहताज आप हैं, भूखे आप हैं, मजदूरी करने के लिए आप मजबूर हैं, और इसकी अगर वजह कोई धर्म है तो उस धर्म को त्यागिए, और इसके वजह से अगर कोई पढ़ाई लिखाई है जिससे सारी समस्याएं दूर होती हैं तो उस पढ़ाई लिखाई की तरफ बढ़िए, नहीं तो आपके घरों में इस तरह के प्रोफेसर्स नहीं आएंगे। ये तमाम वो लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, इसको टीवी वाला और अखबार वाला नहीं बुलाएगा, क्योंकि ये जानते हैं वो लोग कि जब हम इनको बुलाएंगे तो ये अपने समाज की बात करेंगे, इसलिए इन लोगों को टीवी अखबार से काटा गया है जानबूझकर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो बेहतर हो जीवन में, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बने, तो आपको फूले पेरियार अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा, और उन्हीं की बातों को ये लोग पहुंचा रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, फूले पेरियार अंबेडकर किसी जाति के नहीं है, जगदेव बाबू किसी जाति के नहीं है, वो आपकी अमीरी के लिए थे। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो इनको पढ़ना पड़ेगा, और इन प्रोफेसरों की बात को आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपके हाथ में है कि आप अमीर होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, या मजबूर बना रहना चाहते हैं।
क्या मेरा ये जो बाइंड अप था इस पर आप लोग की एक लास्ट प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या कहेंगे। मुझे तो लगता है मैं अगर फुले पेरियार अम्बेडकर को नहीं जानता तो मैं बेहतर जिंदगी नहीं जी पाता। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और सबको इसको जानने की जरूरत है और पढ़ाई लिखाई का भी मतलब समझने की जरूरत है। साक्षर बनना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बच्चों को पेट काट कर भी अपना पढ़ाएं और उच्च शिक्षा जब तक नहीं देंगे तब तक वो बदलाव का कारक नहीं हो सकता। जब तक समाज में इस तरह के लोगों की संख्या बढ़ेगी नहीं तब तक ये आंदोलन हमारा कमजोर पड़ेगा, क्योंकि कोई न कोई आएगा, हम लोग चूंकि बाइंड अप करेंगे छोटा-छोटा। हाँ, क्योंकि कोई न कोई मदारी आएगा, डुगडुगी बजाएगा, आपके बच्चे उस मदारी के खेल देखने में व्यस्त हो जाएंगे और आपका सारा सामान लेकर वो चंपत हो जाएगा। तो इसलिए अलर्ट होना जरूरी है। वो सर मुझे लगता है कि सामाजिक चेतना के साथ साथ उसको सतह पे ले जाना पड़ेगा, और एजुकेशन एक जो है, एजुकेशन हर किसी के घर में पहुंचे, और एजुकेशन ही मुझे लगता है कि जादू की झप्पी है। जब तक सामाजिक चेतना कपल्ड विद एजुकेशन ये मूल मंत्र है, और अगर ये चला जाएगा तो ये मील का पत्थर साबित होगा। महेंद्र आप? सर बिल्कुल, हमारे महापुरुषों की विचारधारा और संविधान, मैं बिल्कुल इतने में ही बोलना चाहूँ, ये चीजें पढ़ना जिसने शुरू कर दिया वो अपने हक अधिकारों के। लक्ष्मण जी बताइए आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बातें वही हैं। हम शिक्षित बने, संघर्ष करें, संगठित रहें, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई बहुजनों के लिए अमीर बनने का रास्ता भी तो अम्बेडकर पेरियार से ही जाता है ना, और फुले से ही जाता है ना। फुले क्या पूरा आंदोलन? मैं एक बात और कहना चाहूंगा शंभू जी, कि जिस वक्त फुले पेरियार अम्बेडकर काम कर रहे थे ना, न इतना उनके पास कहने का स्पेस था, न इतने लोग उनके पीछे खड़े थे, लेकिन उन्होंने अपने दौर का सबसे ऐतिहासिक जोखिम उठाया और हर व्यक्ति ने हजारों साल की परंपरा को ध्वस्त किया। आज हम लोग संख्या में ज्यादा हैं, सक्षम है, लेकिन हम में वो साहस नहीं बचा है, इसीलिए हम विफल हो रहे हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सुधांशु सर? देखिए, जिस युग में हम जी रहे हैं ना, वहाँ पर एक चीज बड़ा फेमस कोट है, नॉलेज इज पावर। जिस देश के पास जितना नॉलेज है, जिस समाज के पास जितना नॉलेज है, वो उतना पावर है। तो नॉलेज प्राप्त करने के लिए पढ़े बिना तो नॉलेज आएगा नहीं। और नॉलेज भी क्या होना चाहिए भाई? नॉलेज जो आप बात करें वही बात है ना, कि भाई नॉलेज आप क्या लेंगे? जब अम्बेडकर को पढ़ेंगे, जब पेरियार को पढ़ेंगे, जब फुले को पढ़ेंगे, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ेंगे, तभी तो जानेंगे कि आपका क्या हक था और क्या छीना जा रहा है अभी तक। टीवी अखबार बंद कीजिए। चाइना को आप सूर्यग्रहण से नहीं हरा सकते हैं, मिसाइल बनाना पड़ेगा, और मिसाइल बनाने के लिए आपको वैज्ञानिक बनना पड़ेगा, आपको तभी जाके आप हरा सकते हैं। तो इसको ऐसे भी देखिए, और ये पूरी लड़ाई समाज सम्मान से जीने की है। फुले पेरियार अम्बेडकर की पूरी लड़ाई सम्मान से जीने की है, और आपके दिमाग में अगर ये डाला जा रहा है जाति, तो आप समझिए कि आपका जो नेचुरल अलायंस है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग कमेंट जरूर दीजिए, और कमेंट में इन तमाम प्रोफेसर से भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो पर, वो भी आपको गाहे बगाहे जवाब देते रहेंगे। शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे जब भी मौका मिला और लोग हमारे साथ जुड़े, कुछ ऐसे ही और लोगों को लाएंगे और उनसे बातचीत कराएंगे। और ये लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये सब अपने अपने प्रोफेशन के अचीवर हैं, बड़े पदों पर हैं लोग, और इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को इन लोगों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन लोगों ने फुले पेरियार अम्बेडकर से प्रेरणा ली है, इसलिए आप तक ये बात कह रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का सर, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद सर, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।